बहुत बार ऐसा हुआ था कि चरवाहे लोग आकर बता रहे थे कि वहां पर कुछ लोग आकर बैठ गए हैं और फिर धीरे धीरे करके परतें खुली और फिर कारगिल वॉर किया गया है, डिक्लेयर किया। वो पूरा माहौल कैसा था? एक जगह है, उसका नाम है काकसर। जब आप द्रास से कारगिल की तरफ आते हैं तो रास्ते में काकसर आता है। काकसर वो इलाका है जहाँ पे पाकिस्तानी लोगों को डायरेक्ट हमारे रोड का व्यू मिलता है। तो पाकिस्तानी कुड फायर ऑन द नेशनल हाईवे 1 अल्फा डायरेक्टली। वो डायरेक्टली उनको हमारी कॉन्वॉयज दिखती थी और वो उस पर फायर डालते थे। तो यही एक रूट था जिससे कि वहाँ की सेना प्लस सिविलियन सबका मेंटेनेंस यहीं से होता था। आई वुड से दैट पाकिस्तान की जनता, पाकिस्तान का यूथ, उनको सोचना चाहिए। उनको ये सोचना चाहिए कि लेट्स नॉट गेट लेड बाय समबडी हु इज टेकिंग यू इनटू अ रॉन्ग डायरेक्शन। अब सौरभ जी की बात कर रहे हैं, जब ये नाम लोगों के सामने आया था तब बहुत ज्यादा मीडिया तक पहुंचा नहीं था जिस जागरूकता शुरू हुई थी। वो चीज को जब आप आज सोचते हैं कैप्टन सौरभ कालिया जी के बारे में, तो हाउ एंग्री यू फील, हाउ सैड यू फील? बहुत बुरा हाल करके भेजा था। गुस्सा तो मतलब लाजमी है, बहुत आक्रोश था हमारे अंदर की ऐसे कैसे कर सकता है। और तब हम पूरी यूनिट क्या पूरा देश उस टाइम पे काफी भड़क उठा था। बट तब इतना ज्यादा इंटरनेट नहीं था, लोगों अब पता चल रहा है, तब इतना पता नहीं चला था। देश प्रेम वगैरह अंदर से एक आग आती है। बट लड़ाई एक ऐसी चीज है जो होनी नहीं चाहिए, टू बी वेरी फ्रैंक, बिकॉज किसी के फेवर में नहीं है। मैंने कारगिल देखा है मेरे 22वें 23वें साल में, तो आज की जनरेशन ने ऑपरेशन सिंदूर देखा है। लोगों को मारा गया और देश को धर्म के नाम पे तोड़ने की कोशिश और की गई। One of the best operations which can be showcased as a technological prowess, जो एकदम प्रिसिशन के साथ डिस्ट्रॉय किया, चाहे उनके एयरफील्ड्स हो चाहे टेररिस्ट बेस हो। इस युद्ध ने आपको कितना बदला? नमस्कार, आप देख रहे हैं मेरी सहेली पॉडकास्ट। मैं हूं रूना आशीष और हम बात करने वाले हैं कारगिल युद्ध की। कारगिल युद्ध की हम जब भी बात करते हैं सामने आता है वो एक पिक्चर जिसमें कि बहुत सारे सैनिक वीरता के साथ खड़े हुए हैं, तिरंगे को फहरा रहे हैं। कभी ये दिल मांगे मोर की बात आती है तो कभी उन सारे ही वीर सपूतों की याद आ जाती है जिन्होंने अपना खून बहाया, अपना सर्वस्व दिया, अपनी जान दी। यानी युद्ध कहने के लिए तो एक नाम है, लेकिन सारे इमोशंस इसमें आते हैं। इसमें वीर रस आता है, इसमें रौद्र रस आता है, इसमें गुस्सा आता है, इसमें माँ की ममता आती है, करुणा आती है, लेकिन अंत में जो आता है वो है भारत माँ की विजय। ये चीज़ याद आती है। कई सारी कहानियाँ युद्ध देकर जाता है। ऐसी ही कुछ कहानियों को आपके सामने लाने की हम कोशिश कर रहे हैं मेरी सहेली में। मैं हूँ रूना आशीष और आप आज जिनसे मैं आपको मिलवा रही हूँ वो है कर्नल राजीव घोष जी। बहुत-बहुत स्वागत है आपका। एक तो आपको देखकर ना एक बहुत फ़ख्र होता है कि मैं एक ऐसे व्यक्ति के साथ बैठी हूँ जिसने वो युद्ध देखा है, जिसने एक पूरी जनरेशन को जगा कर रख दिया था। तो जब उस युद्ध का नाम लिया जाता है कर्नल साहब, कैसी फीलिंग आती है? मैम, मेरे लिए तो बहुत ही इमोशनल किस्म का है। जब भी कोई कारगिल की बात करता है मैं काफ़ी भावुक हो जाता हूँ, बिकॉज काफ़ी यादें हैं जो कि बहुत मैं ये नहीं कहूँगा बहुत सुहानी यादें हैं, बहुत पेनफुल यादें हैं। बिकॉज मेरी यूनिट वहाँ पे थी और हमारे काफ़ी लोग शहीद हुए। मेरी यूनिट में 2 ऑफिसर और 25 अदर रैंक शहीद हुए, जिनकी सबकी यादें बहुत ही आज भी 25-26 साल होने के बावजूद भी बहुत ताज़ा है। तो एक किस्म से बहुत ही पर्सनल चीज़ है। तो सबके लिए कारगिल एक लड़ाई है जिसको सुन के जोश आता है। हमारे लिए वो लड़ाई के अलावा बहुत कुछ है, मतलब इट्स अ बिग मिक्स्ड फीलिंग्स। तो जब आप फौजियों से बात करोगे ना, हर फौजी कोई ना कोई युद्ध के दौर से गुजरा है, तो उसके लिए वो पर्टिकुलर युद्ध बहुत अपने दिल के करीब होता है। जैसे मेरे पिताजी थे, वो 1971 की लड़ाई में थे, तो उनके लिए 1971 की लड़ाई उनके दिल के बहुत करीब है। उनके लिए कारगिल की लड़ाई ठीक है हुई है, बट उनके लिए 1971 की लड़ाई बहुत उनके दिल के करीब है। हाँ। उसी प्रकार मेरे लिए कारगिल की लड़ाई बहुत मेरे दिल के करीब है। तो हर हर जनरेशन ऑफ फौजीज, दे हैव देयर ओन battles which they fought and that is more closer to their heart. तो आप किसी भी फौजी से बात करेंगे, कोई आप
बहुत सीनियर फौजी से बात करेंगे जो 1962 की लड़ाई लड़ चुका है, उसके लिए वो 1962 की लड़ाई उसके बहुत दिल के करीब होगी। ये दौर चलता रहेगा। एंड मैं तो कहूँगा कि युद्ध ऐसी चीज़ है जो होना ही नहीं चाहिए, किसी के भी पक्ष में नहीं होता, चाहे वो दूसरा देश हो, चाहे वो हमारा देश हो। बट इतिहास गवाह है कि युद्ध होते ही रहे हैं और आगे भी होते ही रहेंगे, होते रहेंगे। करेक्ट। तो उसको तो कोई रोक ही नहीं सकता। तो बट एक फौजी के लिए युद्ध एक बहुत ही अलग ही मायने रखती है। वो जैसे अब लोग ऑप सिंदूर का नाम लेते हैं या कारगिल का नाम लेते हैं, सबके जोश आ जाता है, हमारे लिए वो जोश के अलावा बहुत सी मेमोरीज को लेके आता है, बहुत से इमोशंस को लेके आता है। क्योंकि आजकल क्या है, आप लोग देखते हैं इसलिए ज़्यादा फील कर पाते हैं। जैसे आजकल सोशल मीडिया में बहुत एक्टिव हो जाता है, कोई भी आर्मी वाले की या फौजी की डेथ होती है इन द लाइन ऑफ कंट्रोल, या तो वो शाम तक पूरा सोशल मीडिया में आ जाता है, वायरल हो जाता है, लोग दुख मनाते हैं। बट एक ऐसा जमाना था जब किसी को पता भी नहीं चलता, नहीं मालूम पड़ता था। करेक्ट। तब ये कारगिल के टाइम से क्या हुआ है, कारगिल के टाइम पे दी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, टेलीविजन्स पहुंच गए थे, तो काफ़ी कुछ दिखाया गया। बट उससे पहले, चाहे वो 71 का लड़ाई हो, चाहे वो 1965 का हो, चाहे वो 62 का हो, या चाहे वो जब अपनी ऑपरेशन पवन के लिए हम श्रीलंका गए थे, हाँ। इंडियन आर्मी श्रीलंका गई थी। आप लोगों को बता दूं, श्रीलंका में जो इतनी कैजुअलिटीज हुई थी और इतनी दर्दनाक कैजुअलिटीज हुई थी, जो लोगों को पता ही नहीं है, पीपल डोंट नो। सिमिलरली श्रीलंका नहीं, अपने देश में भी लाइन ऑफ कंट्रोल पे हो या ईस्ट में हो, जहां मिलिटेंसी चलती है, वहां रेगुलर कैजुअलिटीज होती थी, बट किसी को पता ही नहीं चलता था, किसी को पता ही नहीं चलता था। मतलब पड़ोसी तक नहीं आते थे दुख मनाने के लिए, अब तो पूरा देश आता है। तो इ- इससे एक सोल्जर का और उसकी फैमिली का बहुत मोरल हाई होता है कि पूरा देश हमारे साथ खड़ा है। बट पहले वो नहीं होता था, इट वाज नॉट देयर अर्लियर। अभी अगर आप देखो तो पिछले कुछ सालों में काफ़ी बदलाव आया है। पिछले कारगिल के टाइम से स्पेशली, कि जो लोग शहीद हुए उनको बहुत रिकग्निशन मिला है, बहुत आर्थिक आर्थिक मदद मिली है। बट पहले जो 1971 में जिन लोगों की डेथ हुई है, जो लोग शहीद हुए हैं, उन लोगों को क्या मिला है? मतलब हार्डली एनीथिंग। तो अभी बहुत रिकग्निशन मिल रहा है, लोग हेल्प मिल रही है, गवर्नमेंट की तरफ से हेल्प मिल रही है, बहुत ज़्यादा आर्थिक सुविधाएं मिल रही है, वो पहले ज़माने में नहीं होती थी। तो अभी एक सोल्जर के लिए उसको पता है कि वो उसको कुछ हो गया तो हिज फैमिली विल बी लुक्ड आफ्टर। आई थिंक ये बहुत बड़ी शांति की बात बहुत होती बड़ी है। शांति की बात है, क्योंकि एक तो सोसाइटी की तरफ से इज्जत, और सबसे बड़ी चीज है, देखिए इज्जत वगैरह तो सब ठीक है, सबसे ज्यादा मैटर करता है फाइनेंसेस। एग्जैक्टली। क्योंकि घर तो चलता रहेगा, बच्चों की पढ़ाई चलती रहेगी, घर के हम्म। खर्चे चलते रहेंगे, हम्म। दैट नेवर स्टॉप्स। नेवर। तो एक फौजी को पता है कि आज जिसको कुछ हो गया तो उसकी फैमिली को कहीं कोई आर्थिक प्रॉब्लम नहीं आई। सो वो आज की तारीख में बहुत बदलाव आया है। एंड काफी सपोर्ट लोगों से भी मिलता है, काफी रिकग्निशन मिलता है, तो दैट मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस। एट द सेम टाइम मैं जितने लोगों से बात भी करती हूँ, कई वेटरन्स से भी मैं मिलती रहती हूँ, सब लोग बोलते हैं कि पहले जो हुआ करता था, हमें 10 लोगों से परमिशन लगती थी, आज वो परमिशन एक व्यक्ति से मिलती है या एक संस्था से मिल जाती है, और हमें हमारे देश को सर्व करने का पूरा मौका मिल जाता है। अब तक ऐसी कोई बात आती है क्या उस समय और आज के समय में? आपको कुछ अंतर नजर आते हैं क्या? मैम, मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं 1996 में कमीशन हुआ। जी। तो जब मैं कमीशन हुआ तब मेरी यूनिट पिथौरागढ़ में थी, जो कि पी स्टेशन था, जहाँ पे जब आप पी स्टेशन में होते हो तो आपका ध्यान ज़्यादातर ट्रेनिंग की तरफ होता है। हाँ। हमारा क्या होता है, पीस होता है, फील्ड होता है। फील्ड में आप ऑपरेशनल डिप्लॉयड होते हो, हाँ। पीस में आप अगले ऑपरेशनल डिप्लॉयमेंट की तैयारी कर रहे होते हो, ओके। आप ट्रेनिंग कर रहे होते हो। और हर पीस का भी एक अलग से ऑपरेशनल रोल होता है। वो लड़ाई लगने के, अगर लड़ाई लगती है तभी होता है, नहीं तो आप नॉर्मली ट्रेनिंग ही कर रहे होते हो। तो मैं 1996 में जब कमीशन हुआ तो हम ट्रेनिंग कर रहे थे। हम पिथौरागढ़ में थे, जो कि एक पहाड़ी एरिया है। वहाँ पे हम पहाड़ों के लिए अपने आप को तैयार करते हैं। हाँ। वी प्रिपेयर आवरसेल्व्स फॉर माउंटेनस टेरेन। तो उसके बाद जब हमारी पोस्टिंग कारगिल में आई,
तो 1998 में हम वहाँ डिप्लॉयड हुए। तब काफ़ी फायरिंग हुआ करती थी, तब सीज़ फायर नहीं था। हम्म। तब मुझे ऐसा नहीं लगा कि हमें बहुत ज़्यादा रोका जा रहा है। हाँ। अगर पाकिस्तान का फायरिंग आता था तो हम भी जवाबी फायर करते थे। हाँ। मतलब हमारे लेवल पे हमें इतना समझ नहीं आया, ऊपरी लेवल पे शायद होता होगा, बट हमें इतना पता था कि सामने से अगर पाकिस्तान फायर खोलेगा तो हम तुरंत फायर खोलेंगे, और हम खोलते भी थे। उसके बाद 1999 में तो कारगिल का युद्ध ही हो गया, और कारगिल का युद्ध होने के बाद युद्ध के दौरान तो अंधाधुंध फायरिंग हुई है, उनकी भी हमारी भी। युद्ध की कहानियां सब आपको पता भी है। उसके बाद फिर कंटिन्यूस लाइन ऑफ कंट्रोल पे फायरिंग चलती रहती थी। 2003 में सीज फायर हुआ था, पाकिस्तान के और हमारे बीच में एक सीज फायर एग्रीमेंट हुआ था। उसके बाद से फायरिंग काफी कम हो गई थी, लेकिन छोटे मोटे वायलेशंस चलते रहते थे। हम्म। तो उससे पहले 1999 से या 98 से पहले क्या होता था, उसका मैं आपको बहुत डिटेल में नहीं बता पाऊंगा, बिकॉज हाँ। आई वाज नॉट देयर। यस। बट मुझे जब से मैं लाइन ऑफ कंट्रोल पर डिप्लॉयड हुआ हूँ, 2-3 बार हुआ हूँ, हमें कभी कोई खास प्रॉब्लम आई नहीं। हमें कहीं कोई खास प्रॉब्लम आई नहीं है, तो वो कोई इतना बड़ा इशू नहीं बना। ओके। जब पहली बार बहुत बार ऐसा हुआ था कि चरवाहे लोग आकर बता रहे थे कि वहां पर कुछ लोग आकर बैठ गए हैं, और फिर धीरे धीरे करके बरतें खुली और फिर ये वाला कारगिल वॉर किया गया है, डिक्लेयर किया। वो पूरा माहौल कैसा था? मैम अगर आप अभी तो सब कुछ गूगल मैप्स वगैरह पे मिल जाता है। हाँ जी। अगर आप कारगिल का लाइन ऑफ कंट्रोल देखोगे, तो वहां पे लाइन ऑफ कंट्रोल जहां से निकलता है, वहां पे कुछ कुछ ऐसी ऐसी हाइट्स हैं जो कि बहुत ही ज्यादा इनहॉस्पिटेबल है, जहां पे विंटर्स में रहना बहुत ही मुश्किल काम था। तो पाकिस्तान और हमारे बीच में एक अनरिटन समझौता था हम्म। कि ऐसी हाइट्स को वो भी विंटर्स में छोड़ देते थे और हम भी छोड़ देते थे। फिर दोबारा समर्स के टाइम पे हम भी अपने पोस्टों पर चले जाते थे, वो भी अपने पोस्टों पर चले जाते थे। 1998 विंटर्स, 1998-99 का जो विंटर्स था, मतलब 98 का विंटर्स जो था, उस टाइम पे हम लोगों ने अपनी कुछ पोस्टें छोड़ी, लेकिन पाकिस्तानी ने अपनी पोस्टें नहीं छोड़ी। हालांकि उन्होंने नहीं छोड़ी, कि उन्होंने अपनी स्ट्रेंथ बढ़ा ली। तो इसका हमें कहीं कोई चूक हुई है, जो हमें इतनी अच्छे से पता नहीं चला कि वो लोग अपनी स्ट्रेंथ बढ़ा रहे हैं, और हम अपनी स्ट्रेंथ नॉर्मली हम जैसे हट जाते हैं विंटर्स में, हम हट गए थे। तो जब बर्फ पिघलने लगी, उस टाइम पे बटालिक सेक्टर में, सबसे पहले बटालिक सेक्टर में ही आके बताया था हाँ। कि वही कुछ लोग देखे गए, मतलब कुछ लोग देखे गए उस इलाके में। ऑब्वियसली वो लोग सिविलियन के रूप में थे, लेकिन थे नहीं, वो फौजी थे पाकिस्तान के। तो जब बटालिक में इन्होंने जाके प्रोब किया, तो वहां पे पाकिस्तान का प्रेजेंस मिला। फिर द्रास में जब प्रोब किया, तो पाकिस्तान का प्रेजेंस मिला। मेरी यूनिट की एरिया में जब मेरी यूनिट डिप्लॉयड थी, एक जगह है, उसका नाम है काकसर। काकसर है, जब आप द्रास से कारगिल की तरफ आते हैं, तो रास्ते में काकसर आता है। काकसर वो इलाका है जहाँ पे पाकिस्तानी लोगों को डायरेक्ट हमारे रोड का व्यू मिलता है। ओके। तो पाकिस्तानी कुड फायर ऑन द नेशनल हाईवे 1 अल्फा डायरेक्टली। वो डायरेक्टली उनको हमारी कॉन्वॉइस दिखती थी, और वो उस पर फायर डालते थे। तो हम वहां पे डिप्लॉयड थे। तो जब वो हम पे फायर शुरू करते थे, हम उन पे फायर शुरू करते थे, क्योंकि अगर वो फायर करते रहेंगे तो रोड ब्लॉक हो जाएगा, फिर कॉन्वॉइस नहीं निकल पाएंगे। कई कई बार तो ऐसा हुआ है कि कॉन्वॉइस को रात को निकालना पड़ता था, दिन में वो लोग इतना फायर करते थे। उन्होंने एंटी एयरक्राफ्ट गन्स लगा रखे थे, L60 गन्स है उनके पास। तो उन्होंने वो सीधा रोड पे ही निशाना लगा रखा था, और रोड पे फायर करते थे। तो रोड पे हमारी जो गाड़ियां चलती थी, उनको हिट करते थे। कई बार गाड़ियां हिट करी है, तो कई बार ऐसा हुआ है कि रात को मूवमेंट करनी पड़ी, क्योंकि उस जमाने में अटल टनल नहीं था। हाँ। तो यही एक रूट था जिससे कि पूरी वहां की सेना प्लस सिविलियन सबका मेंटेनेंस यहीं से होता था। हाँ। और ये मेंटेनेंस का विंडो सिर्फ अप्रैल महीने से लेके सितंबर एंड तक होता था, क्योंकि फिर बाकी टाइम पे वो जोजिला पास बंद हो जाता है। हाँ। तो जब जोजिला पास बंद होता है, तो गाड़ियां नहीं आ सकती। तो जितनी सेना वहां पे डिप्लॉयड थी, सेना के अलावा लद्दाख रीजन के जितने लोग हैं, सबका मेंटेनेंस इसी रोड से होता था। तो अगर वो 5-6 महीने का विंडो था, अप्रैल एंड से लेके
सितंबर एंड तक, हम्म, उस विंडो में अगर उस कॉन्वॉयज नहीं आएंगी तो आपका राशन, एमिनेशन, क्लोथिंग, क्लोथिंग ऑल्सो करेक्ट। क्लोथिंग, उसके बाद आपका मेडिकल, ऑल एवरी सप्लाई, एवरीथिंग विल गेट ब्लॉक्ड। सो इस रास्ते को खुला रखना बहुत इंपॉर्टेंट था। तो वो कक्सर जो बटालियन थी वो बहुत, उनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल था, क्योंकि हम एक तो पाकिस्तान की फायरिंग रोकते थे, प्लस हम रात को लोगों को वो एरिया क्रॉस करवाते थे। हम्म, वो तकरीबन 8 किलोमीटर का स्ट्रेच था, और पहाड़ी एरिया में 8 किलोमीटर मतलब तकरीबन 40 मिनट। पहाड़ी एरिया में 8 किलोमीटर में मतलब 8 मिनट में गाड़ी 8 किलोमीटर नहीं तय करेक्ट कर जाएगी, वो नहीं होता। करेक्ट। स्पेशली हैवी व्हीकल्स विच आर लोडेड। हाँ अगर आप यहाँ कभी लोनावला साइड में जाते हैं तो आप देखते होंगे वहाँ हाँ, वो ट्रक्स कितनी आस्ते आस्ते चल रही है, बिकॉज दे आर लोडेड। वो लोग loaded, वो 10-15 से ज्यादा की स्पीड पे नहीं चल सकते। नहीं करेक्ट। तो यहाँ पे, और यहाँ पे क्या है, वो जो रास्ता नेशनल हाईवे 1 अल्फा है, वो इतना चौड़ा भी नहीं था कि समवॉट लाइक मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे इतना चौड़ा, वैसा नहीं था वो। हाँ। बस एक गाड़ी आ सकती, एक गाड़ी जा सकती। हम्म एंड जोजिला पास, जब आप सोनामर्ग से जोजिला पास आते हैं हम्म, तो वहां तो एक ही गाड़ी आ सकती है। अच्छा। वहां जब रोड है, रोड पे अप डाउन कॉन्वॉय दोनों नहीं चलती। अगर अप कॉन्वॉय है तो डाउन कॉन्वॉय को रोक दिया जाता है, ओ और फिर जब डाउन कॉन्वॉय आती है तो अप कॉन्वॉय को रोक दिया जाता है। ओ द रोड इज सो यूज्ड टू बी सो नैरो अच्छा। कि एक दूसरे को पार नहीं कर सकती गाड़ी, कि एक ऊपर जा रही है, एक नीचे आ रही है, साइड से एक दूसरे को पास दे दिया, वो नहीं होता। हाँ एक ही डिप्लॉयबिलिटी ओनली फॉर वन व्हीकल। हाँ। तो या ऊपर जा सकती है गाड़ियां या नीचे आ सकती है। तो वो वैसे ही टाइम कंज्यूमिंग था जोजिला पास क्रॉस करना, प्लस हमारा एरिया 8-9 किलोमीटर एनिमी फायर के नीचे, वो क्रॉस करना। तो हमारा बहुत इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी था। तो हमारे एरिया में एक पोस्ट था बजरंग पोस्ट, जिसको हमने विंटर्स में छोड़ा था। अच्छा। तो जब उसको ऑक्यूपाई करने गए, आपने नाम सुना होगा कैप्टन सौरभ कालिया का। जी जी जी। तो कैप्टन सौरभ कालिया जब उसको रीऑक्यूपाई करने गए तो वहां पे भी पाकिस्तानी आर्मी का प्रेजेंस था, और उन्होंने कैप्टन कालिया और उनकी पूरी पेट्रोल को पकड़ लिया। दे वर कैप्चर्ड एंड लेटर ऑन दे वर वेरी बैडली टॉर्चर्ड एंड ऑल, एंड देयर डेड बॉडीज वर रिटर्न्ड। और तकरीबन 23-24 दिन के बाद उनकी डेड बॉडीज वापस की गई, जो कि बहुत खराब हालत में की गई, जिसके बारे में सारी दुनिया को पता है। इनफैक्ट आपको बताना चाहूंगा, कैप्टन सौरभ कालिया के जो पिताजी है डॉक्टर एनके कालिया, उन्होंने, और एक ऑथर है श्रीमती सेनगुप्ता बोल के, जी। उन्होंने मिलके सौरभ कालिया के ऊपर एक किताब लिखी है, उसकी लाइफ के ऊपर, जिसका बुक रिलीज पालमपुर, जो सौरभ कालिया का घर है, हाँ हाँ। वहां पे 24 अगस्त को हो रहा है। अच्छा तो मैं कल आई विल बी ट्रैवलिंग टू अटेंड दैट। अच्छा अच्छा अच्छा। तो मैं आपको वो लिंक भेजूंगा, बिल्कुल। वो बुक पर जरूर लीजिएगा, मैं और बिल्कुल लूंगा, बिल्कुल लूंगा। पेंगुइन इंडिया ने पब्लिश किया है। नहीं आप प्लीज बताएं कैप्टन सौरभ कालिया के बारे में। सौरभ कालिया जो था है वो पालमपुर का रहने वाला है, और सौरभ कालिया इंडियन मिलिट्री एकेडमी से पास आउट हुआ है दिसंबर 1998। अच्छा। दिसंबर 1998 को पास आउट हुआ है, और he was commissioned into my unit, 4th Battalion Rajat Regiment. He joined the unit somewhere in January 99 में ज्वाइन किया, और मई 1999 को पेट्रोल लीड करते हुए वो वीर गति को प्राप्त हुए, और उनके शरीर के, उनकी पेट्रोल के साथ जो पाकिस्तानियों ने बहुत बदसलूकी करी। जब आप प्रिजनर ऑफ वॉर लेते हैं हाँ तो एक जेनेवा कन्वेंशन के हिसाब से आप कोई प्रिजनर ऑफ वॉर को एक इज्जत देनी पड़ती है। हाँ। देर आर लॉट ऑफ सेफ गार्ड्स। आप मार नहीं सकते, पीट नहीं सकते, टॉर्चर नहीं कर सकते, भूखा नहीं रख सकते, हम्म आपको मेडिकली देखभाल करना पड़ता है उनका, जो कि पाकिस्तानियों ने उसका 1% भी नहीं किया। मतलब दे वर टॉर्चर्ड टू अ वेरी बैड एक्सटेंट, मतलब बहुत बुरी तरह। जब उनका शव मिला था तो उनके पूरे सिगरेट बट्स के निशान थे, उनको उनकी बॉडी में पीटने के निशान थे, मतलब बहुत बुरी तरह उनको बदसलूकी के साथ उनको फिजिकली मैन हैंडल किया गया था। तो ये जेनेवा कन्वेंशन के खास खिलाफ है। अगर आपको पता होगा, आप सबको पता ही है,
1971 वॉर में हमने 93,000 प्रिजनर ऑफ वॉर लिए थे, जिनको हमने 71 दिसंबर में कैप्चर हुए थे वो, और तकरीबन 72 शिमला एग्रीमेंट से पहले उनको छोड़ा था। सो ऑलमोस्ट 1 साल प्लस वो हमारे साथ रहे हैं और हमने उनको पूरी इज्जत के साथ रखा है। अगर आप जबलपुर जाते हैं, जबलपुर में हमारा CMM कॉलेज ऑफ मटेरियल मैनेजमेंट का कोर्स चलता है, वहां पे उनको रखा गया था। पहले जमाने में वहां पे प्रिजनर ऑफ वॉर के लिए अकोमोडेशन था, ओके। जहाँ पे उनके जनरल नियाजी भी रहे हैं और उनके और भी सीनियर ऑफिसर्स रहे। उनको सबको बहुत इज्जत से रखा गया था, बिकॉज दे वर प्रिजनर ऑफ वॉर, एंड उनके रैंक को भी वही डेकोरम दिया जाता है। अच्छा। उनको पूरी इज्जत से, अगर कोई जनरल साहब है तो उसको जनरल की तरह, ये नहीं कि उसको मतलब पूरा वहां पे उसके लिए गार्ड ऑफ ऑनर दे रहे हैं, लेकिन उसको उसकी रैंक को इज्जत दिया जाता है। ओके। उसकी रैंक को वही इज्जत दिया जाता है। एक जनरल की रैंक को जनरल की इज्जत मिलेगी, एक कर्नल की रैंक को कर्नल की इज्जत मिलेगी, एज अ प्रिजनर ऑफ वॉर ऑल्सो। बट हमने उनके साथ पूरा हमने उनके प्रिजनर ऑफ वॉर के साथ पूरी इज्जत दिया था 1971 में। बट हमारे साथ जो उन्होंने सौरभ कालिया की पेट्रोल के साथ किया, वो एक मानसिकता दिखाता है जो कि एक फौजी मानसिकता के पूरा बरखिलाफ है। When you are fighting a war, you are fighting for your nation, but you are fighting as a soldier. यस। तो आपको एक सोल्जर के डेकोरम को नहीं भूलना चाहिए। अ सोल्जर इज अ सोल्जर, अगर वो पाकिस्तानी फौजी भी क्यों ना हो, वो उसका एक डेकोरम है। वो अगर युद्ध में मारा जाता है तो हमें उसे उसके शव के साथ इज्जत से पेश आना चाहिए, या उनका कोई POW हो, सॉरी, हाँ। तो उसके साथ हमें इज्जत से पेश, हम उसको मार नहीं सकते, पीट नहीं सकते। बट ये तो पाकिस्तानियों की आदत है ना, हमेशा खराब करके देने की। अनफॉर्चुनेटली आई डोंट नो व्हाई, मतलब ऐसा क्यों है, बट ऐसा होना नहीं चाहिए। इट शुड नॉट बी देयर। अब यू बिहेव लाइक अ सोल्जर। जंग हो रही है, दो कंट्रियों के बीच में हो रही है, ठीक है, आप अपनी कंट्री के लिए लड़ रहे हो, मैं मेरी कंट्री के लिए लड़ रहा हूँ। बहुत साल पहले जब मैं आपका इंटरव्यू करी थी, मैंने आपसे एक सवाल पूछा था और दैट चेंज मी अ लॉट। कभी आपको यही सारे जो पाकिस्तान में, पता नहीं, शायद आप एक दूसरे को बाय फेस भी जानने लग जाते होंगे, Yes, शायद होता yes. होगा, मैं मुझे नहीं मालूम है। कभी यही आप किसी और तीसरे देश में मिलते हैं, तब आप उस पाकिस्तानी सोल्जर से कैसे पेश आएंगे? देखिए, मैं इंडियन आर्मी का सोल्जर हूँ। मुझे जो सिखाया गया है, पहली बात तो हमारे यहाँ सिर्फ फौज में नहीं, हमारे यहाँ बचपन से हमारे घर में ही सिखाया जाता है कि आप हर एक को इज्जत दोगे, आप हर एक को इज्जत दोगे। और हमारे यहाँ तो दुश्मन को भी एक इज्जत दी जाती है। हाँ, हाँ। दुश्मन को भी एक 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 इज्जत तो दी जाती है, वो हमारे DNA में है। और वही चीज हमें फौज में भी सिखाया जाता है कि अगर आपका दुश्मन है, यू आर सपोज टू किल हिम, बट इफ यू कैच हिम अलाइव, तो यू आर नॉट सपोज टू ट्रीट हिम लाइक एन एनिमल। ही इज अ ह्यूमन बीइंग, ही इज अ सोल्जर, यू ट्रीट हिम लाइक अ सोल्जर। सो मुझे अगर आज की तारीख में कोई बाहर की देश में मिलेगा, तो मैं एक प्रोफेशनल की तरह ही उससे पेश आऊंगा। मैं थोड़ी उसको गालियां देना शुरू करूंगा। मतलब जो आजकल व्हाट्सएप पे लोग गालियां दे रहे हैं या फेसबुक में लोग गालियां दे रहे हैं, इंडिया वाले पाकिस्तान को गाली दे रहे हैं, पाकिस्तान वाले इंडिया को गाली दे रहे हैं, उससे मिल क्या रहा है, हासिल क्या हो रहा है? बट स्टिल एक थोड़ी सी खुशी कि मैंने इसको गाली दे दी, वो उल्टा आपको गाली दे रहे हैं, ट्रोलिंग कर रहे हैं एक दूसरे को। मतलब व्हाट इज दी, मिल क्या रहा है? अगर आप देखिए, मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूं आपको। अब सबका अभी नाउ एवरीबॉडी नोज, यू नो, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, बिकॉज नाउ ही इज बिकम अ हाउस होल्ड नेम इन पाकिस्तान। हाँ। नाउ इफ यू सी एवरी डे, हर रोज आसिम मुनीर साहब एक स्टेटमेंट देते हैं, और एक चीप सा स्टेटमेंट देते हैं इंडिया के खिलाफ। बहुत ही चीप सा स्टेटमेंट देते हैं। और वो क्या स्टेटमेंट देते हैं उनको खुद ही नहीं पता। बोलते हैं कि मैं न्यूक्लियर बॉम्ब से आधी दुनिया को उड़ा दूंगा, दिस दैट। अब वो जो ऐसा स्टेटमेंट देते हैं, उससे वो अपने देश में बहुत पॉपुलर होते जा रहे हैं। पाकिस्तानीज हैव नाउ स्टार्टेड टेकिंग में मसीहा कि ये आदमी है जो इंडिया को सॉर्ट आउट करेगा। आप 79 ईयर्स से कोशिश में ही लगे हुए हो। इस चक्कर में आपका अपना देश कहां पहुंच गया आपको दिख भी नहीं रहा। नहीं दिख रहा। आपके देश में इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट नहीं है, हेल्थ केयर नहीं है, एजुकेशन नहीं है, कुछ नहीं है।
मिलिटेंसी आपके देश में भी इतनी ज्यादा है कि जिसकी कोई हद नहीं है। तो आपको मिल क्या रहा है? 79 ईयर्स से आप इंडिया बैशिंग में ही लगे हुए हो। आप अगर आप एप्पल टू एप्पल कंपेयर करो तो कहाँ पाकिस्तान, कहाँ इंडिया? हम्म इंडिया अगर आईआईटी है, आप तो कोई मतलब घटिया से घटिया स्कूल भी नहीं हो। हम्म यू कांट कंपेयर योरसेल्फ यू विद, कांट कम। यस। करेक्ट। तो आप एकदम वो एकदम घटिया वाले डोनेशन वाले इंजीनियरिंग कॉलेज हो और आप अपने आप को इंडिया से कंपेयर कर रहे हो। अब आपने खुद ही ने बोल दिया कि भाई इंडिया इज लाइक मर्सिडीज एंड वी आर लाइक डंपर ट्रक हाँ। जो कचरा उठाता है। तो नुकसान किसका होगा? इंडिया का होगा। मैं आज की तारीख में मर्सिडीज नहीं चलाता, मेरी गाड़ी जो है वो मर्सिडीज से कम है, लेकिन मैं आई विल नेवर से कि मैं किसी और की मर्सिडीज को तोड़ूंगा। हम्म मैं एस्पायर करूंगा कि मैं भी मर्सिडीज ले पाऊंगा, हम्म या अपनी गाड़ी को मर्सिडीज की तरह चमका के रखूंगा। हम्म तो आप इनकी मेंटालिटी देखिए ना। हम्म अब नाउ पीपल ऑफ पाकिस्तान आर जस्ट फॉलोइंग आसिम मुनीर लाइक अ पाइड पाइपर हाँ। विदाउट इवन रियलाइजिंग कि ये कहां लेके जा रहा है तुम। मैं तो आई वुड से दैट पाकिस्तान की जनता, पाकिस्तान का यूथ, हम्म उनको सोचना चाहिए। उनको ये सोचना चाहिए कि लेट्स नॉट गेट लेड बाय समबडी हु इज टेकिंग यू इनटू अ रॉन्ग डायरेक्शन हम्म जस्ट फॉर हिज ओन, कि मैं पावर में रहूं। हम्म फील्ड मार्शल कभी रिटायर नहीं होता, हम्म तो मैं वो कभी रिटायर नहीं होंगे। वो भाई साहब इंडिया के खिलाफ स्टेटमेंट देते रहेंगे, उनकी पॉपुलैरिटी बनी रहेगी। हम्म प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, वो सब कठपुतलियों की तरह चलते रहेंगे। अभी उनको देखा देखी वहां के दूसरे पॉलिटिशियंस भी, उन्होंने भी देख लिया कि इंडिया को गाली देते रहो और पॉपुलर बने रहो। एम इज नॉट दैट। मुझे मुझे आपको गाली देके बड़ा नहीं होना चाहिए, मैं अपना काम करके बड़ा होना चाहिए। हाँ। करेक्ट। आई शुड नॉट बी। हम भी जब जब अपने बच्चों को बोलते हैं, वो बोलते हैं कि दूसरे के बच्चों को देख के सीखो, अगर सीखना है तो। हम्म डोंट स्टार्ट अब्यूजिंग एनीबॉडी एल्स। आप उसके साथ आप आप कुछ अच्छा बनने की कोशिश करो। हाँ। आप दूसरों को, करेक्ट। अच्छे लोगों को देख के अच्छा बनने की अच्छा। कोशिश करो। करेक्ट। उनको नीचा मत दिखाओ, उनको गाली मत दो। तो ये जो ऑब्सेशन है इंडिया को गाली देना, ये आई डोंट नो व्हाट विल दिस लीड टू। मतलब पाकिस्तान को क्या मिलेगा मुझे समझ नहीं आ रहा। आज की तारीख में हम कितना डेवलप कर रहे हैं, हमारा देश कहाँ कहाँ नहीं पहुंच रहा है। एंड नाउ वर्ल्ड मैप में, चाहे इंडिया साइज में जितना भी छोटा हो, बट वर्ल्ड मैप में आज की तारीख में मैटर करता है। मैटर करता है। करेक्ट। यूएस स्टेटमेंट दे रहा है कि मैं इंडिया पे इसलिए टैरिफ लगा रहा हूँ क्योंकि मैं यूक्रेन रशिया वॉर रोकना चाहता हूँ। आप सोचो हमारी इंपॉर्टेंस कितनी ज्यादा है। ट्रू। वी एक्चुअली मैटर। ट्रू। सो ये समझना चाहिए कि ये एक दिन में नहीं आता है। ये 79 years लगे। Agree. It has taken 79 years for us to reach here. Yes. So I'm taking you back to Kargil war because मुझे ये जानना है कि आप जब कहते हैं बहुत डिफिकल्ट सी सिचुएशन होती है वहाँ, आई एम श्योर जब आप इतने हाइट पे जाते हैं ऑक्सीजन कम होता होगा। मैं खुद लद्दाख जा चुकी हूँ तो मुझे मालूम है कि चलते चलते मैं हांफने लग जाती थी। वहाँ पर आप लोगों की लड़ाई जैसी चीज़ होती है, युद्ध जैसी चीज़ होती है। आई एम श्योर भागना होता होगा आपको, परेड करते रहना पड़ता होगा और कदम ताल होती होंगी। कैसी सिचुएशन होती है वहाँ पे? आप अपने आप को एक्लिमेटाइज करने के लिए क्या करते हैं? मैम पहली बात तो हमारी ट्रेनिंग जो होती है ना, फौज में ट्रेनिंग एक कंटिन्यूस साइकिल होती है, रोज होती है। रोज होती है। ट्रेनिंग कभी रुकती नहीं। करेक्ट। चाहे वो फायरिंग हो, चाहे वो फिजिकल ट्रेनिंग हो, चाहे वो टैक्टिकल ट्रेनिंग हो, वो एक हिस्सा है, रोज का हिस्सा है। क्योंकि अगर ट्रेनिंग नहीं होगी तो आप इवॉल्व नहीं करोगे, आप कल के लिए तैयार नहीं रहोगे। हाँ। लड़ाई रोज नहीं होती, लेकिन जिस दिन होगी उस दिन आपको तैयार रहना पड़ेगा। हाँ। एंड लड़ाई एक ऐसी चीज है जो आप फेल नहीं हो सकते, गलती नहीं हो सकती, बिकॉज इससे हार जीत का फैसला होता है, इससे लोगों की जान जा सकती है। तो हमें कंटिन्यूस ट्रेनिंग किया जाता है, और जब किसी यूनिट की पोस्टिंग किसी हाई एल्टीट्यूड एरिया में आती है तो उस यूनिट को जाने से 6 महीने पहले पता चल जाता है कि आप इस एरिया में जाएंगे, तो हमारी ट्रेनिंग उसी हिसाब से शुरू हो जाती है। प्लस हम उधर जाने से पहले उस एरिया के स्पेसिफिक ट्रेनिंग के लिए हमें पहले वहां पे इंडक्ट किया जाता है। वहां पे 1-1.5 महीने की ट्रेनिंग चलती है। फिर
अपने एरिया में भेजा जाता है। अपने एरिया में भी हम जिस यूनिट से ले रहे होते हैं हाँ। चार्ज में, हम उनके साथ 1 महीना रहते हैं, पूरा एरिया को समझते हैं। हाँ। और उसमें भी हमें पोस्टों पे, हाइट के पोस्टों पे जाने से पहले अलग-अलग हाइट के हिसाब से एक्लिमेटाइज करना पड़ता है। हाँ। कहीं 4 दिन का, कहीं 7 दिन का, अच्छा। कहीं 10 दिन का। तो उससे हमारी एक्लिमेटाइजेशन बिल्कुल ठीक हो जाती है और हमारा बहुत स्ट्रिंजेंट मेडिकल होता है जाने से पहले। Anybody who is medically not fit will not be sent. Will अच्छा, not be sent. इवन आपकी यूनिट वहाँ पर हो तब भी? तब भी आपको उस हाइट के ऊपर नहीं भेजा जाएगा। आपको किसी और काम के लिए नीचे रख लिया। नीचे भी हर लेवल पे हाँ, हर लेवल पे। लोगों की ज़रूरत पड़ती है। मतलब तो आपको फिर ऐसे काम में रख लिया जाएगा जो आप ऊपर नहीं जा सकते हो, नीचे वाले काम कर। हुँ, नीचे मतलब नीचे वाले काम इन द सेंस जहाँ हाइट कम। हाइट कम। कम हाइट के एरिया में जो जहाँ ज़रूरत है आपको वहाँ रख दिया जाएगा, पर ऊपर नहीं भेजा जाएगा। अब सौरभ जी की बात कर रहे हैं, जब ये नाम लोगों के सामने आया था तब अगेन बहुत ज़्यादा मीडिया तब पहुँचा नहीं था जिस जागरूकता शुरू हुई थी। वो चीज़ को जब आप आज सोचते हैं कैप्टन सौरभ कालिया जी के बारे में, तो हाउ एंग्री यू फील, हाउ सैड यू फील? सी जो सौरभ के साथ किया है पाकिस्तान की आर्मी ने, वो मतलब इट जनरेट्स वेरी स्ट्रॉन्ग काइंड ऑफ एंगर इन ऑल ऑफ अस, इन माय यूनिट। मेरी यूनिट में तो सब मतलब आग बबूले हो रखे थे जब उनका बॉडी हमें मिला वापस, बिकॉज ही इज दी पार्ट ऑफ योर यूनिट, इज लाइक अ सन ऑफ द फैमिली। और सो क्या अंग-भंग भी कर दिए थे? मतलब काफ़ी बहुत बुरा हाल था। मैं अब इतना इतना डिटेल में बोलना नहीं चाहूँगा, वो नेट पे आपको सब मिल जाएगा। अंग-भंग भी किए थे उनके, द जॉइंट्स वर ब्रोकन, मतलब बहुत बुरा हाल करके भेजा था उनको। तो गुस्सा तो मतलब लाज़मी है, गुस्सा आना तो लाज़मी है। बहुत ज़्यादा मतलब आक्रोश था हमारे अंदर कि ऐसे कैसे कर सकता है। और तब आई वाज़ वेरी यंग। पूरी यूनिट क्या, पूरा देश उस टाइम पे काफ़ी भड़क उठा था, बट तब इतना ज़्यादा इंटरनेट नहीं था, तो लोगों को अब पता चल रहा है, तब इतना पता नहीं चला था। बट वो बहुत ही दर्दनाक आज अगर वो घटना है। व्यक्ति आपके सामने खड़ा हो या वो 3-4 लोग खड़े हों, हाउ विल यू डील विद दैट? I really can't say, but I would not like to leave them alive. मतलब मेरा बस चले तो मैं भी उनके साथ यही ट्रीटमेंट करूं, बट हमारी सिखलाई ये नहीं है, इसलिए शायद मैं कर नहीं पाऊंगा। बट यस, इतना है कि जिन्होंने उसके साथ ये ट्रीटमेंट किया है, दे डोंट डिजर्व टू लिव। दिस इज नॉट, यू कांट डू सच अ ट्रीटमेंट टू अ ह्यूमन बीइंग। इतना यस। ओके बाप रे! मैं यहाँ पर मैं चुप हो जाती हूँ। लेकिन फिर भी जब आप जब बजरंग हिल पे जाते हैं और ये सब चीज़ें मालूम पड़ती हैं, आपका नेक्स्ट स्टेप कैसे हुआ? कैसे आपको लगा कि भई अब मुझे मेरा वो फ़ौजी अंदर से निकाल कर चिंघाड़ने वाला समय आ गया है, वो शेर की दहाड़ मारने वाला समय आ गया है। वो कौन-सा लम्हा था आपके लिए? देखिए, जब ये इंसिडेंट हुआ, तो उसके बाद सौरभ कालिया की पेट्रोल को लेने के लिए एक दूसरी पेट्रोल गई थी, अमित भारद्वाज की। वो भी मेरे जूनियर है, मेरे यूनिट का, जयपुर का रहने वाला है। तो उनकी पेट्रोल गई। जब अमित की पेट्रोल गई तो उसमें काफ़ी स्ट्रेंथ थी, लेकिन उनके ऊपर बहुत बहुत भारी मात्रा में पाकिस्तान का फायर आया। तो उसमें अमित और एक हमारे हवलदार राजवीर है, वो दोनों शहीद हो गए और काफ़ी कैजुअलिटीज हुई। तो वो पेट्रोल आगे जा नहीं पाई। तो जब वो पेट्रोल आगे जा नहीं पाई, तो हमने क्या किया, बजरंग के आसपास जितने हिल्स थे, जितने हुँ, हाइट्स थे, हमें उनको ऑक्यूपाई करना शुरू किया, हुँ, सो दैट वी कुड पुट प्रेशर ऑन बजरंग। हुँ। तो वो हमने ऑक्यूपाई करना शुरू किया और हमने बजरंग पे बहुत प्रेशर डाला और हमने बहुत फायर डाला और इवेंचुअली हमने बजरंग पे अटैक करके एनिमी को इवेक्ट किया। तो तब एक बहुत लड़ाई के माहौल में रोज ही लॉसेस होते हैं, उनके भी हमारे भी। एंड आप जो भी बोल लो, जितना भी मतलब देश प्रेम वगैरह अंदर से एक आग आती है, बट लड़ाई एक ऐसी चीज है जो होनी नहीं चाहिए, टू बी वेरी फ्रैंक, बिकॉज किसी के फेवर में नहीं है। अब मैं लॉट ऑफ पीपल विल से कि ये गलत बोल रहा है, होनी चाहिए होनी चाहिए। मैं कभी भी लड़ाई के फेवर में नहीं हूँ। एंड कोई भी फौजी जो कि फ्रंट में जाके लड़ा है या लड़ता है या लड़ता रहा है, nobody will be in favor of war और because it only brings
डिस्ट्रक्शन एंड डैमेज, स्पेशली जिनके घर में जिनके घर के बच्चे शहीद होते हैं, उनसे बेहतर और कौन जानेगा। उनसे बेहतर और कौन जानेगा। तो एक अलग सी फीलिंग, बट हमारे यूनिट में उस ये इंसिडेंट ने हमको इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर दिया कि वी कुड एक्चुअली वी स्टॉप थिंकिंग अबाउट आवर ओन वेलबींग, कि हम मर गए तो क्या होगा। वो एक फीलिंग आ गई थी कि वो एक कि बस कुछ भी हो, हमें अपने लोगों का बदला लेना है। वो एक फीलिंग आ जाती है, एक पर्सनलाइज फीलिंग आ जाती है। तभी तभी वो हमारे आप देखना, हमारी फौज में रेजिमेंट्स में बांटा गया है, यूनिट्स में बांटा गया है, बिकॉज दैट गिव्स यू दैट फीलिंग ऑफ बिलोंगिंगनेस, दैट गिव्स यू दैट फीलिंग ऑफ बिलोंगिंगनेस, जो कि बहुत जरूरी है। मतलब इसके बगैर तो फौज काम ही नहीं कर सकती, आप मोटिवेट ही नहीं कर सकते लोगों को। दिस फीलिंग ऑफ एक यूनिट के नाम पे आदमी कुछ भी कर जाता है। बिल्कुल करते हैं। एक बात बताइए, जब ऐसी सिचुएशन आ जाती है तब आप उन माँओं के साथ कैसे डील करते हैं? उन बहनों के साथ जिनकी, मैं बोल रही हूँ तो मुझे ऐसे गूज़बम्प्स हो रहे हैं, जो कभी राखी नहीं बाँध पाएँगी, जो कभी शायद कोई माँ अब बच्चे को नहीं पुकार पाएगी, या कोई पिता अपने आँखों में वो गर्व नहीं ला पाएगा। हाउ डू यू डील विद दैट इमोशन? देखिए, वो एक बहुत ही नाजुक सब्जेक्ट है। जब ये कारगिल वॉर हुआ था तो मेरी भी उम्र 25 साल थी। 25 साल में, एज इट इज, यू आर नॉट वेरी मैच्योर्ड, आई वाज नॉट मैरिड आल्सो। सो उस टाइम पे इतना समझ नहीं आता था, उस टाइम पे इतना नहीं। बट एज एज इज कॉट अप, मैं अभी खुद एक फादर हूँ, एक शादीशुदा आदमी हूँ। नाउ आई अंडरस्टैंड दैट हाउ डिफिकल्ट इट इज एक पेरेंट होना जिसका जिसका बच्चा वॉर में शहीद हो चुका है। मैं अभी भी अपने यूनिट के अमित भारद्वाज की फैमिली और सौरभ कारिया की फैमिली, उनके साथ हम रेगुलर टच में हैं। बट वो जो एक सूनापन उनके पेरेंट्स के आंखों में दिखता है, वो कोई नहीं पूरा कर पाएगा। बता, हम अभी भी एक फैमिली की तरह है, मिलते हैं, झुलते हैं, जाते हैं। बट एंड हैट्स ऑफ टू देयर पेरेंट्स दैट उनके अंदर इतना स्ट्रेंथ है कि वो आज मतलब बिल्कुल नॉर्मल है, नॉर्मल लाइफ लीड कर रहे हैं। लेकिन एक जो पेरेंट्स के अंदर एक सूनापन दिखता है, उसको उसको कोई भी पूरा नहीं कर पाएगा। इट इज इम्पॉसिबल, नेक्स्ट टाइम इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, इट इज इम्पॉसिबल, नॉट इवन नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, इट इज इम्पॉसिबल। एक एक बात बताइए, जब आप मैं एक माँ हूँ, मेरा भगवान ना करे कभी किसी के भी साथ हो, पर ज़िंदगी है, कहीं भी किसी के भी साथ होता है, और यही होता है क्योंकि जीवन मरण लगा रहता है। एक माँ का एक बच्चे को खो देना, वो इमोशन, और एक माँ का भारत माँ के लिए अपने बच्चे को खो देना, क्या इन दोनों इमोशंस में कोई अंतर होता है? या एक पिता का? देखिए, अगर अगर बच्चा शहीद हुआ है देश के लिए तो एक गर्व तो है ही, लेकिन जितना भी गर्व हो, वो एक बच्चे को खो देने के उसको उसकी भरपाई नहीं कर सकता। नहीं हो सकती। जितना भी गर्व हो, ठीक है, आपको सोसाइटी में आपकी इज्जत है, लोग आपको बोलते हैं, वो सब ठीक है, लेकिन वो मेरे ख्याल से उसकी भरपाई करना तो हो ही नहीं सकता, नहीं हो सकता। हो ही नहीं सकता। एंड पिछले जितने भी वॉर हुए हैं, कितने लोग मरे हैं, कितने लोग मरे हैं। तो वो उन माओं का, उन वाइफ्स का, उन बच्चों का, जिन्होंने अपने पिता को खोया है, जिन्होंने अपने हस्बैंड को खोया है, जिन्होंने अपने बच्चों को, बेटों को खोया है, वो लॉस कोई नहीं पूरा कर सकता। और वो जितने भी इज्जत मिले, रिकग्निशन मिले, फिर भी वो उस चीज को कंपनसेट नहीं कर पाए, नहीं कर सकते। कांट कंपनसेट दैट। करेक्ट। जब चीज़ें सब हाथ में आने लग गई थी और आपको लगा कि चलो अब हम जीत की तरफ बढ़ रहे हैं, तब क्या आपके मेंटालिटी में चेंज आता है, एक सोल्जर के जो वहाँ पर फ्रंट पे खड़ा होता है? देखिए, जीत के जब 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 जीतते हैं तो अच्छा तो लगता है, लेकिन जो लॉसेस हो चुके हैं ना, उस टाइम पे आप इतने इमोशनली चार्ज होते हो, इतने इमोशनली चार्ज होते हो, क्योंकि लॉसेस बगैर लॉस के कोई लड़ाई नहीं नहीं होती। होती। ये कोई फुटबॉल मैच नहीं है कि भाई आप 3 गोल से हार गए। हाँ, यहाँ गोल से नहीं हारते आप, या यहाँ आप रन से नहीं हारते, यहाँ आप जानों से जानों से हारते हैं। हारते भी हैं, जीतते भी हैं। हाँ,
अगर आप जीते भी हो तो जाने तो गई है ना। गई है। तो वो जो है उस टाइम पे वो जितनी भी खुशी हो, वो एक अजीब सा फीलिंग होता है, मतलब वो खुशी उस चीज को कंपनसेट नहीं कर पाती, शायद एक Because खालीपन होता। खालीपन होता है, एक दुख होता है, एक दुख होता है, बिकॉज यू हैव लॉस्ट योर कॉमरेड्स इन आर्म्स, आपके दोस्त है, आपके जूनियर है, आपके खुद के यूनिट के लोग हैं, तो वो तब वो इतना कोई वो क्रिकेट मैच या फुटबॉल मैच की तरफ ये इनकी जीत गए ये वो फीलिंग आती नहीं है, आप कर भी नहीं सकते, बिकॉज यू हैव लॉस्ट अ लॉट, you have lost a lot, An irreparable irreparable loss. सो जब आप अ, खड़े थे, क्या मतलब, आई वांट टू नो योर स्टोरी नाउ। आप मतलब बोलना तो नहीं चाहिए, लेकिन आप चूंकि देश के लिए लड़ रहे हैं, तो क्या आपने भी पाकिस्तानियों को मारा, उन सोल्जर्स को या उन लोगों को जो आपकी देश, आपकी भारत माँ पर नजरें गड़ाए बैठे थे? देखिए वॉर में मारना मराना तो लिखा रहता है, मतलब जब आप फ्रंट में होते हो तो ऑब्वियसली यू आर देयर टू किल पीपल एंड यू आर किलिंग पीपल, आपकी गोलियों से लोग मर रहे हैं, आपके आसपास दुश्मन की गोलियों से लोग मर रहे हैं, तो दिस इज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ, एंड सी डेथ इज समथिंग विच कैन नॉट बी सेलिब्रेटेड, चाहे वो दुश्मन की क्यों ना हो, क्यों ना, करेक्ट। तभी हम इंसान कहलाते हैं और हम हिंदुस्तानी कहलाते हैं, बिकॉज हम दूसरे की मौत पे भी जश्न नहीं मना नहीं मनाते। सकते। तो इट इज अ वेरी वेरी मिक्स फीलिंग, वेरी मिक्स फीलिंग, बिकॉज यू आर किलिंग अदर्स, नो, वो भी किसी का तो बेटा होगा, वो भी किसी का तो बाप होगा, एटलीस्ट दिस इज माई पर्सनल फीलिंग, नो, आई थिंक यू करेक्ट। दिस इज माई पर्सनल फीलिंग, बट ये है कि बस देश के लिए लड़ना है, देश के लिए लड़ना है, और नहीं लड़ोगे तो वो आपको मार देगा, हाँ। इफ यू हैव टू सर्वाइव, सो अगर आप नहीं मरो उसको मारोगे तो वो आपको मार देगा, तो उस टाइम पे इतना इमोशनल सोचने का टाइम नहीं होता, अच्छा। और हमारे ट्रेनिंग में भी हमें सिखाया जाता है नो पिटी, नो रिमोर्स, नो फियर, अच्छा, तो ये चीज तैयार ये करके तैयार, भेजा जाता obviously है। आपको तैयार अब सडनली आपको बोले कि जाके मार दो, तो आप थोड़ी किसी को मार पाओगे, तो दिस इज इनग्रेन्ड इन यू कि भाई आप जब आप ना पिटी करो, ना रिमोर्स करो, ना फियर करो, ये तीनों चीजें, तो नो पिटी, नो रिमोर्स, नो फियर, ये आपके अंदर इनग्रेन होता है कि भैया, तब अगर आपके अंदर दया आ गई, या आपके अंदर वो एक भावुकता आ गई, या आपके अंदर एक पश्चाताप आ गया, तो आप नहीं कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। ये नहीं कर पाओगे। सो हाउ वाज योर एक्सपीरियंस? आप क्योंकि एक बार आप मुझे बता भी रहे थे कि वो बहुत अजीब से बर्फ में आप पड़े हुए थे, को लास्ट इंटरव्यू विच आई या वो एक एक्सपीरियंस है मेरा, मेरे साथ 3-4 एक्सपीरियंस हो चुके हैं, बट ये एक ऐसा एक्सपीरियंस था जिसमें मेरे राइट में, मेरे लेफ्ट में, मेरे सामने दो जन जो मेरे लेफ्ट में थे, मेरे सामने थे, दोनों वहीं पे दे डाइड, और जो राइट में था वो इंजर्ड हो गया। लकीली मुझे मुझे लगा कि शायद मुझे भी कुछ हुआ हो, लेकिन कुछ मुझे लगा नहीं था, बट आई डिड नॉट गेट इंजर्ड। नीचे गया तो नीचे की तरफ मेरे जो सीनियर थे विक्रम शेखावत, ही ऑल्सो हैड गॉट इंजर्ड, तो एक शेल में दो लोग शहीद हुए, 2 लोग इंजर्ड हुए, और मुझे कुछ नहीं, नथिंग हैपेंड टू मी। तो वो मैं तो आज भी भगवान का शुक्रगुजार हूँ कि भगवान ने मुझे बचाया है, एंड ऐसे 3-4 ऐसे बहुत नैरो सेव्स हुए हैं, तो उस दिन जब से लेके आज तक आई एम थैंकफुल टू गॉड एवरी डे फॉर सेविंग माई लाइफ, एंड बट एक बहुत बड़ा लेसन मिला लाइफ में कि लाइफ एक क्षण में, इट इज ओनली 1 सेकेंड में यू आर देयर और यू नॉट देयर, सो छोटी छोटी चीजों पे ना अपना टाइम वेस्ट मत करो, बी गुड, बी kind. good in life, be kind in life, enjoy every moment of life, because you are there, you're not there। हम छोटी छोटी चीजों पे, ये इसने नहीं हाँ। किया, वो उसने नहीं किया, मुझे ये नहीं मिला, मुझे वो नहीं मिला, मतलब जो मिला है उसके लिए तो शुक्रगुजार रहो, जो मिला है उसके लिए शुक्रगुजार रहो, वैल्यू लाइफ, वैल्यू लाइफ, वी डू नॉट वैल्यू लाइफ। हम या तो क्रिब कर रहे होते हैं, या किसी के नाम से कुछ उल्टा सीधा बोल रहे होते हैं, हाँ। या किसी और के लिए अपना आक्रोश निकाल रहे होते हैं, या जिंदगी ने मुझे ये नहीं दिया, मुझे वो नहीं दिया, उसको मिल गया, इसको मिल गया, मुझे नहीं मिला, हम उस, अरे आपको लाइफ मिली हुई है ना,
सो ब्यूटीफुल, एंजॉय। ब्यूटीफुल है। आज है कल नहीं हो। करेक्ट। अभी आप देखो ना कि रोज वो ट्रेडमिल पे दौड़ते दौड़ते वो जिम में 25 साल के लड़के मर जा रहे हैं, 20 साल के लड़के मर जा रहे हैं। तो लेट अस एंजॉय लाइफ। मैं तो फिर भी 51 साल का हो गया हूँ, मतलब आई हैव स्टिल लिव्ड अ लॉट ऑफ लाइफ, बट यंग पीपल डाइंग। So we should be happy that we are living and we are human beings. So let us behave like humans. आज के डेट में देखा जाए तो बहुत बार फौज, मतलब बहुत सारे लोग बोलते हैं आजकल तो फौज और पॉलिटिक्स को मिला दिया जाता है। तब आपको लगा था फौज और पॉलिटिक्स मिली है? आज आपको क्या लगता है फौज और पॉलिटिक्स साथ में है या नहीं है? मैम हमारा जो इंडियन आर्मी का जो स्ट्रक्चर है ना, हम्म। वो ऐसा है कि वो बहुत ज्यादा पॉलिटिकली अलाइंड हो नहीं सकता। अच्छा। वो पॉलिटिकली अलाइंड इन द सेंस वो बहुत ज्यादा पॉलिटिक्स इसमें घुस नहीं सकती। हाँ हाँ। मिलिट्री इज द इंस्ट्रूमेंट ऑफ द गवर्नमेंट। हम्म। मिलिट्री इज द इंस्ट्रूमेंट ऑफ द गवर्नमेंट। मिलिट्री गवर्नमेंट के लिए काम करती है। वो गवर्नमेंट चाहे किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को उससे फर्क नहीं पड़ता, और मिलिट्री सिर्फ देश के हित के लिए काम करती है। अभी ठीक है, आइडियोलॉजिकल, मेरी कोई आइडियोलॉजी हो सकती है, आपकी कोई आइडियोलॉजी हो सकती है, लेकिन हम अपने आइडियोलॉजी को अपने फौजी काम में आने नहीं देते हैं। ओके। अब 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 इवॉल्व हुई है फौज। अब कितना, अब आज की तारीख में क्या हो रहा है मैं बता नहीं पाऊंगा, बट जितना बाहर से दिखता है, जितना मैं लोगों से बातचीत करता हूँ, बहुत ज्यादा कोई खास डिफरेंस अंदर है नहीं। मैं ये बोलूंगा कि बाहर बहुत ज्यादा प्रो इसके हो रखे या प्रो उसके एंटी उसके, ऐसा कुछ है नहीं। लोग वही काम कर रहे हैं। जिसको ऑपरेशंस में जाना है वो ऑपरेशंस में जाएगा, जिसको जो करना है वो, फौज जैसे चलती है वैसे ही चल रही है। तो इसका कोई बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ नहीं रहा है। थोड़ा मे बी 1-2% प्रभाव पड़ रहा होगा, वो ठीक है। वो इफ दैट विल नॉट क्रिएट मच ऑफ अ प्रॉब्लम इन द फौजी फंक्शनिंग। व्हाई आई एम आस्किंग यू बिकॉज पाकिस्तान हमारे पड़ोसी देश हैं, शायद ही ऐसे कोई उनकी सत्ता रही हो जो 5 साल पूरे कर पाई हो। वहाँ के फौजी हमेशा कू में जाते हैं। भारत के लिए क्यों भगवान करे ना हो, but इंडियन आर्मी का बिल्ट ही वैसा नहीं है। मतलब हमारे यहाँ पॉलिटिकल इंटरफेरेंस है ही नहीं, और ना ही पॉलिटिकल एस्पिरेशंस है, ना ही पॉलिटिकल एस्पिरेशंस है। जो हर ओहदे के लोग अपना काम कर रहे हैं। जो चीफ साहब है वो अपना काम कर रहे हैं, जो सीडीएस साहब है वो अपना काम कर रहे हैं। सीडीएस इज डूइंग हिज ओन जॉब, ही इज नॉट एस्पायरिंग टू बिकम द प्रेसिडेंट और द प्राइम मिनिस्टर, ही इज नॉट एस्पायरिंग। स्ट्रक्चर ऐसा है क्योंकि फर्स्टली फौज का स्ट्रक्चर ऐसा है, दूसरा हमारी डेमोक्रेसी बहुत स्ट्रांग है। आवर डेमोक्रेसी इज वेरी स्ट्रांग एंड इट इज फंक्शनिंग प्रॉपर्ली। करेक्ट। जहां फंक्शनिंग प्रॉपर्ली नहीं होगा, उस वर्ड को पूरा करने के लिए फौज घुस जाती है। यहाँ वो वर्ड है नहीं ना, जहाँ डेमोक्रेसी अपना काम कर रही है। भाई if there is a railway is doing its job, there is a PWD, they are doing their job, IT, Ministry of Telecommunications, they are doing their job, Ministry of Road Transport, they are doing their job, there is no void। अब फौज का क्या होता है, फौज में ऐसा होता है, इनिशिएटिव लेने की आदत होती है कि भैया मैं इनिशिएटिव लूंगा, मैं लीडरशिप दिखाऊंगा। तो वहां पाकिस्तान में जो बाकी जो महकमे हैं उनके ठीक से काम नहीं कर रहे, तो वहां फौज घुस जा रही है। अब जब घुस जा रही है तो फिर वो एस्पिरेशंस बढ़ जा रहे हैं। भाई इफ इकोनॉमिक डिसीजन आर बीइंग इन्फ्लुएंस्ड बाय द आर्मी, तो फिर वो बोले यार मैं जब यही कर रहा हूँ तो मैं फिर देश ही चला लूंगा। हाँ, मैं ही कर लेता हूँ। हाँ, मैं देश भी चला लूंगा, तुम्हारी जरूरत ही नहीं है। बट यहाँ पे वो जरूरत वो कभी नौबत आएगी नहीं, बिकॉज आवर डेमोक्रेसी इज वेरी स्ट्रांग। इज़राइल के बारे में कहा जाता है, इसके अलावा साउथ कोरिया के बारे में कहा जाता है कि वहाँ पर आपको मैंडेटरी है कुछ साल मिलिट्री में ट्रेनिंग लेना, काम करना, और फिर नॉर्मल यू कम बैक टू योर नॉर्मल लाइफ। व्हाट इज योर टेक? मैम इसके बारे में मेरा बहुत मिक्स्ड व्यूज है। ओके। Military training is always very good. It makes you a disciplined person. एग्जैक्टली। It makes you a disciplined person. You are more disciplined, you are more structured. बट अपनी कंट्री में इतनी ज्यादा पॉपुलेशन है कि पहली बात तो ये इम्प्लीमेंट करना इज नॉट इजी। ओके। कि आप हर एक को मिलिट्री ट्रेनिंग दोगे, बिकॉज इतना आपके पास रिसोर्सेज इतना आपके पास रिसोर्सेज ही नहीं है, आप हर एक को दे नहीं पाओगे। अभी जैसे एनसीसी है, एनसीसी इन्होंने कितना एक्सपैंड किया है, फिर भी अभी कितने कॉलेजेस और स्कूल्स है जो वेटिंग लिस्ट में है, नहीं है उनको मिल नहीं रहा, क्योंकि इनके भी रिसोर्सेज लिमिटेड है। जबकि एनसीसी हैज
increased 2-3 folds, 4-5 folds in past 5-6 years, but फिर भी इतने resources नहीं है कि सबको दे सके। पहली बात ये। दूसरी बात, सिंस जनसंख्या इतनी ज्यादा है कि people can start misusing the military training। अगर आप सोचो आज की तारीख में जो चोरों चक्के बदमाश घूम, वो अगर उनके पास फौजी ट्रेनिंग हो तो और कितना लीथल हो जाएंगे, और कितना। बट इतना है कि कोई आदमी अगर फौजी ट्रेनिंग से गुजरता है तो उसका मेंटालिटी, साइकोलॉजी ऐसा चेंज हो जाता है कि वो गलत काम करेगा नहीं। फिर भी पांचों उंगली बराबर नहीं होती। तो उसमें से अगर 1% लोग भी गलत काम में घुस गए तो वो आज की तारीख में जितना इफेक्ट क्रिएट कर रहे हैं उससे 10 गुना ज्यादा इफेक्ट क्रिएट करेंगे, बिकॉज दे आर ट्रेन्ड। ये बात ना एक बहुत चूंकि आई लव इंडियन आर्मी और वो एक बहुत अफेक्शन है, पता नहीं क्यों है। सो एक मित्र से बात हो रही थी, थोड़ी सी अधपकी सी सोच उनकी कहती है कि अग्निवीर भी नहीं होना चाहिए। फिर तो अग्निवीर भी ऐसे वीरों को या ऐसे युवाओं को ट्रेन करके भेजेगा और बाहर देखना वो जाके क्या हड़कंप मचाएंगे। अग्निवीर तो चलाना नहीं चाहिए, ये भी एक विचार आता है। मैम देखिए, अभी ये जो अग्निवीर है ये 3-4 साल पहले लॉन्च हुआ है। अभी तक जो पहला बैच है वो बाहर नहीं आया है। बट जो कुछ लोग अगर ये इस किस्म की सोच रख रहे हैं कि ये भी गलत इस्तेमाल हो सकता है, तो शायद हो सकता है। एक बैच, जब कोई चीज 10-15 साल पुरानी हो जाती है उसका इफेक्ट्स तब पता चलने लगता है। अभी इसे बोल देना, ये जो कुछ भी इफेक्ट हो सकता है भाई, उसका बुरा इफेक्ट भी हो सकता है कि भाई कुछ लोग जो एब्जॉर्ब नहीं हुए और वो बाहर आ गए हैं, वो कुछ गलत कामों में लग गए, हो सकता है, नॉट डिनाइंग दैट, हो सकता है। अगर आपने 1984 का सुना हो, देयर वर लॉट ऑफ रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर्स हु हैड जॉइन्ड द मिलिटेंट्स, हु हैड बिकम खालिस्तानीज। तो जब वो हो सकता है तो ये भी हो सकता। कारगिल पर एक बार फिर से जाना चाहूंगी। कारगिल में मैंने ये भी सुना था मेरे कुछ दोस्तों से, क्योंकि वो उस समय उनका कमीशनिंग चल रही थी, वो ट्रेनिंग कर रहे थे। ये भी हुआ था कि ट्रेनिंग खत्म हुई और उनको वहां पर भेज दिया। तो एक नए जैसे बोलते हैं नए ऑफिसर को इतने बड़े पद पर भेजना या इतनी बड़ी जगह पर भेज देना, थोड़ा सा टेंशन नहीं हुआ था उस समय? देखिए, अब हर यूनिट में हर रैंक के ऑफिसर्स होते हैं। तो जब आदमी पास आउट होता है वो लेफ्टिनेंट होता है। हाँ। तो जब एक लेफ्टिनेंट यूनिट में आता है तो उसको लेफ्टिनेंट की ही जिम्मेदारी दी जाती है, उसको कोई कर्नल की या जनरल वाली जिम्मेदारी नहीं देगा। उसको वही जिम्मेदारी देगा जो एक लेफ्टिनेंट को निभानी पड़ती है। और जब आप किसी टुकड़ी के साथ होते हो तो आपके साथ और भी लोग होते हैं जो कि शायद रैंक में आपसे कम हो लेकिन तजुर्बे आपसे में बहुत ज्यादा होते हैं, जैसे जूनियर कमीशन ऑफिसर्स हो गए, एनसीओज हो गए। तो आपको अगर आप लेफ्टिनेंट हो और आपके साथ एक टुकड़ी है 20-25 लोगों की, उसमें आपको तजुर्बेदार लोग इतने मिलेंगे कि वो आपको बिल्कुल सही एडवाइस गाइड कर देंगे और सही गाइड करेंगे। उनका जो एक्सपीरियंस होता है वो बहुत ही कीमती और बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस होता है। वो लोग आपको एकदम ग्राउंड के नॉलेज का एक्सपीरियंस देंगे। तो वो देयर आर पीपल टू गाइड यू। आपको एकदम कोई अकेले में ऐसे छोड़ नहीं देगा कि आप ही अकेले ही सब कुछ डिसीजन लोगे और गलत डिसीजन भी ले लोगे तो सहना पड़ेगा। वैसा नहीं है, वो आपको गाइड करेंगे, सर ऐसा करते हैं वैसा करते हैं। तो कोई प्रॉब्लम वाली चीज नहीं होती है। इनफैक्ट जिनको पास आउट होते ही कारगिल जाने का मौका मिला, उनको तो अपनी किस्मत पे शुक्रगुजार होना चाहिए, क्योंकि ऐसा मौका कितनों को मिलता है। नहीं मिलता। ही इज वेरी वेरी प्राउड ऑफ ऐसा मौका कितनों को मिलता है, ऐसा मौका मिलता ही नहीं है। मुझे डर लग रहा था उसके लिए। हमारे लाइफ टाइम में कारगिल जैसा युद्ध तो एक बार ही हुआ है ना, हाँ। एक बार ही हुआ है ना। तो जितनों को वो मौका मिला है वो दे शुड बी थैंकफुल टू गॉड कि उनको एक सोल्जर के लिए क्या अल्टीमेट इज व्हाट, फाइटिंग अ वॉर। सो इफ यू गॉट अ चांस एज अ यंग ऑफिसर ओनली, तो और क्या आपको चाहिए? व्हाट आर यू आस्किंग मोर इन लाइफ? तो कोई एक ऐसा वाकया हुआ जिसने मतलब वो इंसानियत से भी आगे निकल गया, आपकी सोच से भी आगे निकल गया, लेकिन आपने वो लम्हा जी लिया वहाँ पर और आज अचरज होता है कि ऐसा भी हुआ? यस, बिल्कुल सही बताया आपने। ऐसे कई इंसिडेंट्स हुए हैं जिसमें आपने लोगों का लोगों के अंदर का एक
एक सोल्जर के साथ साथ एक इंसान जगते हुए देखा है, बिकॉज जब ऐसे सिचुएशंस होते हैं ये बहुत तगड़े टेस्टिंग टाइम्स होते हैं। सो इसमें अपने आप को कंट्रोल रखना, अपने भावनाओं पे कंट्रोल रखना, और एक टुकड़ी आप यू एज एन ऑफिसर यू आर लीडिंग पीपल इन वॉर, सो आप बहुत ज्यादा इमोशनल डिसीजन नहीं ले सकते। आपका एक इमोशनल डिसीजन की वजह से 10 लोगों की जान जा सकती है। तो आपको बहुत सोच समझ के बहुत प्रैक्टिकल डिसीजन लेने पड़ते हैं, जिससे कि आपको फायदा भी हो और नुकसान कम। आप अगर मैं आपको एक बहुत छोटा एग्जांपल देता हूँ। अगर आप किसी सीआई ऑप्स में हो, काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस, आप 3 मिलिटेंट 4 मिलिटेंट को पीछा कर रहे हो या आपका ऑपरेशन चल रहा है, अगर आप चारों मिलिटेंट मार देते हो और आपके खुद के 25 लोग मर जाते हैं तो क्या फायदा? हम्म उससे बढ़िया आपका एक भी ना मरे, शायद आप 4 में से एक ही मिलिटेंट मार पाओ। ठीक है, कोई नहीं, बाकी 3 कहाँ भाग के जाएंगे? दोबारा आ जाएंगे, हम्म कहीं ना कहीं दोबारा फंसेंगे। हम्म सो इट इज मोर इम्पोर्टेंट दैट यू मेक श्योर दैट योर लॉसेस आर लेस। हम्म योर लॉसेस आर लेस। आप वॉर में भी ऐसे डिसीजन मत लीजिए जिसमें आपके लॉसेस बहुत ज्यादा हो, आपके बहुत ज्यादा लॉसेस हो। कभी कभी अभी जैसे आप एक एनिमी की टुकड़ी पे अटैक कर रहे हो और ऊपर से फायर आ रहा है, और आप अटैक, आपको पता है कि आप पहुंचते ही आप पूरा उस पोस्ट को कैप्चर कर लोगे, लोग मर रहे हैं, तो देन यू कांट कम कम बैक। हम्म बट यू कांट टेक अ फुलेस्ट डिसीजन की जहां आपको पता है कुछ हासिल नहीं होगा, आप एम्बुश में फंस जाओगे या माइलफील्ड में फंस जाओगे और लॉसेस होंगे, और आप फिर भी जा रहे हो क्योंकि आप जबरदस्ती की वीरता दिखाना चाहते हो, तो वो वीरता नहीं। एक बहुत मुझे ऐसा लगता है कि जितना साहस होता है, साहस और नॉट सो बुद्धिमान वाला डिसीजन जैसे बोले, उसमें बहुत थिन लाइन होती है। यस, इट इज। उस पर आप चलते हैं। उस पे जो ये एक बहुत ही आपने जो क्वेश्चन पूछा है, ये बहुत इसका जवाब एग्जैक्ट जवाब देना मेरे लिए भी बहुत पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उस टाइम पे क्या सोच है, क्या टारगेट है, क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या आपको हासिल होने वाला है, उस पे बहुत कुछ डिपेंड करता है। अभी ऐसे अटैक्स भी हुए हैं तोलो लिंक पे, टाइगर हिल पे, जहां बहुत कैजुअलिटीज हुई है, लेकिन आपने एक ऐसा फीचर कैप्चर कर लिया है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था हम्म पूरे देश के लिए, हम्म पूरे देश के लिए। अभी वो एक अलग चीज है, लेकिन फिर भी एज अ लीडर वी शुड मेक एन एंडेवर हम्म कि हमारे लॉसेस कम। कम से कम। बट जहां कोई चारा नहीं है, जहां कुछ उपाय नहीं है, वहां ठीक है, इट्स ओके। देश के लिए तो खुद को भी कुर्बान करना पड़ता है। I know. बट एज अ लीडर यू शुड नॉट टेक सच फूलिश डिसीजन जिसमें आपको कुछ ऑब्जेक्टिव भी नहीं मिल रहा है और आपके नुकसान भी हो रहा है। हम्म आपके पहले इंटरव्यू मुझे आज भी याद है, जिस चीज़ ने मुझे मतलब आपके पूरे इंटरव्यू ने मुझे अंदर तक झकझोर दिया था, लेकिन आपने मुझे बात बताई थी कि आपको जब वाइट कलर का यूनिफॉर्म पहनाए हुए थे, आपका यूनिफॉर्म पूरा रेड हो गया था। कैन यू टेल मी दोज थिंग्स अगेन, बिकॉज आई रियली वांट कि मेरी सहेली के जो दर्शक हैं या श्रोता हैं जो पॉडकास्ट देख रहे हैं, उन्हें भी उस चीज़ की समझ आए, वो गहराई समझे। मैम वहाँ क्या होता था, वहाँ पे हम वाइट कलर का पूरा ड्रेस पहनते थे, बिकॉज स्नो में आप वाइट पहनते हो ताकि आप टारगेट ना बन सको। तो मेरे साथ मेरी पेट्रोल थी, पेट्रोल में 17 जन थे। 17 जन में से काफ़ी लोग शहीद हुए, ऑलमोस्ट 12 जन शहीद हुए। तो जब भी शहीद होते थे उनको उठाना, उनको भी करना, करते करते इतना ज़्यादा खून मेरे यूनिफॉर्म में लग चुका था कि वो सफ़ेद से बिल्कुल ब्राउन हो चुका था। जब खून सूखता है तो वो ब्राउन हो जाता है, वो रेड नहीं रहता। तो वो पूरा ब्राउन हो चुका था, और जहाँ पे हम जिस एरिया में रहते थे वहाँ पे हम बर्फ पिघला के पानी पीते थे। तो वहाँ इतना खून हो चुका था कि वो साफ बर्फ ही नहीं अवेलेबल थी जिसको हम गला के पानी बना के पी सके। तो क्योंकि वो एरिया स्मॉल था, 5 to 9 एंड टॉप था, एक पहाड़ी की चोटी थी जिसके ऊपर हम डिप्लॉयड थे। सो वहाँ पे इतना ज़्यादा फायर आया कि वी लॉस्ट लॉट ऑफ पीपल। तो उसमें वो पूरा यूनिफॉर्म पूरा ब्राउन हो गया था खून लग लग के, और पानी पीने का कुछ नहीं था। तो फिर हम नीचे से पानी मंगवाते थे। अब नीचे से पानी लाना भी बहुत क्योंकि वो लोग उठा के उस पानी को लाते थे। तो आप
इतना पानी भी नहीं खर्चा कर सकते क्योंकि पानी स्केर्स है। तो ये सब चैलेंजेस थी। हम तो जैसे रोटी खाते थे तो आधी रोटी खा के आधी बाकी जेब में रख लेते थे कि बाकी बाद में जब भूख लगेगी तब खाएंगे, क्योंकि राशन लाना भी उस टाइम पे बहुत चैलेंजिंग था, क्योंकि एनिमी का फायर चल रहा है, मैन पावर आपका राशन लेके आ रही है, वो भी कितना उठाएगा एक आदमी। एक तो 80 डिग्री का क्लाइम है तो कितना उठा सकता है, 3 4 5 किलो उठा लेगा, उससे ज्यादा उठा ही नहीं पाएगा। 5 किलो उठाएगा, यहाँ खाने वाले 6 7 लोग हैं, दिन में 3 बार खाना खाओगे, वहाँ लोग खाने की जरूरत भी पड़ती है। तो वो सब प्रॉब्लम्स थे, स्पेशली when the एक्टिव वॉर वाज ऑन। एक्टिव वॉर वाज ऑन क्योंकि सप्लाई लाइंस को मेंटेन करना बहुत मुश्किल हो जाता है। एंड क्या होता है, जब जब क्या होते थे वहां पे हमारे को सिविलियन पोर्टर्स मिलते हैं, जो सिविलियन पोर्टर्स होते हैं वो हमारा सामान उठा के लाते हैं। और लड़ाई के टाइम पे सारे सिविलियन पोर्टर्स वहां भाग गए थे, सब चले गए, सब चले गए, बहुत कम थे पोर्टर्स अवेलेबल। तो वो सामान भी सोल्जर्स ही ला रहे थे, अपने ही लोग ला रहे थे। तो आप या तो आदमी सामान उठा के आपके आपके लॉजिस्टिक्स में हेल्प करे, या वो आदमी ऑपरेशन करे। तो आप बहुत ज्यादा आदमी को लॉजिस्टिक्स सपोर्ट में भी नहीं डाल सकते, बट आप लॉजिस्टिक्स सपोर्ट बंद भी नहीं कर सकते। तो वहां तो मतलब वही है कि एक मैन पैक में जितना वो अपना सामान, अपना ऑपरेशनल सामान और जितना राशन लेके आ सके, तो वही है कि आप अपना राशन का कंजम्पशन कम कर दो ताकि जरूरत कम पड़े। तो ताकि जरूरत कम पड़े, क्योंकि तब खाने से ज्यादा गोलियों की जरूरत थी। तो ये एक चीज है जो उस टाइम पे थिंग्स बिकम वेरी वेरी चैलेंजिंग, वेरी वेरी चैलेंजिंग। और वहां पे सामान पहुंचाना कोई आसान बात नहीं है, बहुत मुश्किल काम है। आज के डेट में ऑपरेशन सिंदूर बिल्कुल एक वो समय रहा है जो इस जनरेशन ने देखा है आंखों से। अगर मैंने कारगिल देखा है मेरे 22वें 23वें साल में, तो आज की जनरेशन ने ऑपरेशन सिंदूर देखा है। युद्ध गलत है, लेकिन ये हुआ है। जब आपको मालूम पड़ा कि पहलगाम अटैक हुआ, जब आपको मालूम पड़ा कि ऑपरेशन सिंदूर हो रहा है, हो सकता है आपको पहले मालूम पड़ा हो, बाहर लोगों के बाद में आया, तब एक सैनिक ने क्या कहा? देखिए, जब पहलगाम का अटैक हुआ वहाँ पे हमारे लोगों को मारा गया, और लोगों को मारा गया, और देश को धर्म के नाम पे तोड़ने की कोशिश और की गई, कि आप लोगों को तो मारा ही मारा, प्लस हिंदू मुस्लिम के अंदर दंगे हो जाए या आपसी आपसी तालमेल बिगड़ जाए। लकीली वो हुआ नहीं, उनकी लाख कोशिश के बावजूद भी ये हुआ नहीं। देश पूरा स्ट्रांग रहा, और हिंदू मुसलमान और सारे समुदाय एक साथ मिल के रहे, और सबने सबने उतना ही आक्रोश दिखाया जितना कि एक हिंदू ने दिखाया, उतना एक मुसलमान ने दिखाया, उतना एक सिख ने दिखाया, उतना एक ईसाई ने दिखाया। हर कोई उन 26 परिवारों के साथ खड़ा रहा। ये एक बहुत बड़ी चीज है। तो एक आक्रोश तो बहुत आया, और बीइंग अ सोल्जर ये सब चीजें बहुत अंदर से आपको बहुत ऐसा लगता है कि आज ही मैं ही कुछ कर दूं। तो जब हमें पता था कि जवाबी कार्रवाई तो होगी होगी, कब होगी कैसे होगी वो प्रेस में आ रहा था कि कुछ नहीं कर रहे, बट हमें पता था कि ऐसी जवाबी कार्रवाई एक रात में नहीं होती है, टाइम लगता है, आपको प्लानिंग करनी पड़ती है, प्रिसिशन के साथ प्लानिंग करनी पड़ती है। और जब आप इतना अच्छा ऑपरेशन करते हो तो जितना ज्यादा प्लानिंग करोगे, अभी आप देखिए ना, एग्जैक्ट टारगेट पे जाके बम गिरा है। तो एग्जैक्ट टारगेट पे कैसे गिरता है? जब आपको एग्जैक्ट टारगेट का पता हो, यहाँ पे क्या है, उसके ग्रिड रेफरेंसेस हो, उसके कोऑर्डिनेट्स हो। अब उसके कोऑर्डिनेट्स आने में तो टाइम लगता है ना, आपके आपके इन सोर्सेस को अपने टास्क किया होगा। वो इन सोर्स तो ऐसा नहीं कि बस मुंह उठा के चल दिया और वहां पे कोऑर्डिनेट ले आया, उसको भी वहां तक पहुंचने में टाइम लग रहा है। प्लस आप एक आदमी के बोलने पे थोड़ी एक जगह कहीं मार दोगे। करेक्ट। You will check it, you will counter check it, you will go by human int, you will go by electronic int, you will go by surveillance feeds. So इन सब चीजों में टाइम लगता है। तो इसके बाद जो एक ऑपरेशन हुआ है, ये एक तो ये एक दिस इज वन ऑपरेशन जो कि पूरे हमारी इंडियन आर्मी इंडिया की टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस को डिस्प्ले करती है, किस तरीके से टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया। दिस इज ऑपरेशन विच हैज बीन फॉट रिमोटली। कुछ अपने मिसाइल्स गए, अपने यूएवीज गए, अपने ड्रोन्स गए, अपने एयरक्राफ्ट गए, बट एयरक्राफ्ट ने लाइन ऑफ कंट्रोल पार नहीं किया।
दे डिड नॉट क्रॉस द लाइन ऑफ कंट्रोल, अपने अपने एरिया से ही टारगेट्स एक्वायर किए। तो ये एक बहुत ही वन ऑफ द वन ऑफ द बेस्ट ऑपरेशंस व्हिच कैन बी शोकेस्ड एज अ टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस, जो एकदम प्रिसिशन के साथ डिस्ट्रॉय किया, चाहे उनके एयरफील्ड्स हो चाहे टेररिस्ट बेस हो। ये बहुत ही सराहनीय है एंड एक बहुत ही सराहनीय है और एक बहुत अच्छा सेटिस्फैक्शन मिला है हमें। एक बहुत अच्छा सेटिस्फैक्शन मिला है हमें कि जो टेररिस्ट बेस वो यूज़ कर रहे हैं, सदियों से यूज़ कर रहे हैं, उनको हम डिस्ट्रॉय कर पाए। उनको हम डिस्ट्रॉय कर पाए और उनके कुछ बड़े-बड़े लेवल के टेररिस्ट जो है, उनका हम खात्मा कर पाए। ये ये जो टेररिज्म कर रहे हैं या जो उनको सपोर्ट कर रहे हैं पाकिस्तानी आर्मी या आईएसआई या पाकिस्तानी गवर्नमेंट, नाउ एटलीस्ट उनको ये पता चल गया है कि आपके अगर मुरीदके में अटैक हो सकता है, तो आपके पाकिस्तान के किसी भी शहर में अटैक हो सकता है, आपके कराची पोर्ट पे हो सकता है, आपके ग्वादर पोर्ट में हो सकता है। तो आप हमारे पूरे रेंज के अंदर हैं, आपका पूरा देश हमारे पूरे रेंज के अंदर में है, जबकि हमने किसी भी सिविलियन टारगेट को टारगेट नहीं किया, नहीं। किसी भी मिलिट्री टारगेट को टारगेट नहीं। हाँ, करेक्ट। इट वाज ओनली टेररिस्ट बेसिस एंड एयर बेसिस जहां से वो अपनी उड़ान भर सकते हैं हमारे ऊपर अटैक करने के लिए। अच्छा, ऐसी जब फ़िल्में बनती हैं मतलब कुछ एक फ़िल्में चाहे एलओसी कारगिल बनी, उस समय जब बनी थी, व्हाट वाज़ योर रिएक्शन? डू यू इवन वॉच? मैम, फिल्मों में ना बहुत ज्यादा वो फिल्मी अंदाज में पेश किया जाता है, उतनी फिल्मी अंदाज में चीजें होती नहीं है। ओके। उतनी फिल्मी अंदाज में चीजें होती नहीं है, फिल्मों में बहुत फिल्मी अंदाज में पेश किया जाता है, बट वन थिंग गुड इज कि कम से कम कहानियां आ तो रही है, लोगों को नाम पता तो चल रहा है। हुँ, नो, लाइक विक्रम बत्रा, गौरव परमवीर चक्र, हाँ, कितने बच्चों को पता होगा? बहुत कम बच्चों को पता होगा, या जो किताबें पढ़ते हैं, जनरल नॉलेज पढ़ते हैं। बट एक चलचित्र पिक्चर आई तो लोगों ने पिक्चर देखी, तो एटलीस्ट हर घर में लोगों को विक्रम बत्रा का नाम पता है। हुँ। तो अब उसमें पिक्चर है तो थोड़ी पिक्चराइजेशन करेंगे, थोड़ी स्टोरी डालेंगे, तो वो ठीक है, इट इज ओके, इट इज दैट इज ओके। सो एनी फेवरेट फ़िल्म और सी, मेरे लिए तो जितनी भी फौज की फिल्में बनती है सब बहुत अच्छी लगती हैं मेरे को, बट मेरी फौज की सबसे अच्छी फिल्म है प्रहार, क्योंकि उसमें जो पिक्चराइज किया गया था, जो ट्रेनिंग का हिस्सा, हाँ, वो बिल्कुल एग्जैक्टली वैसे ही ट्रेन दिखाया गया है जैसे कि होता है। अच्छा। जैसे कि होता है जैसे कि कैडेट्स को ट्रेन किया जाता है, जैसे कैडेट्स का रगड़ा लगता है, जैसे इंस्ट्रक्टर्स बिहेव किए जाते हैं, तो वो बिल्कुल सेम दिखाया था। तो मैं वन ऑफ माय फेवरेट मूवीज इज प्रहार, जो कि फौज के ऊपर है। अच्छा, कर्नल राजीव घोष पे एक फ़िल्म बनने वाली है। और नहीं, मैं उस लेवल तक नहीं पहुंचा हूँ, जो और भी बहुत लोग हैं जिनके ऊपर बननी चाहिए। अच्छा, बहुत, किसके ऊपर चाहेंगे? मैं चाहूंगा कि कैप्टन सौरभ कालिया पे फिल्म बननी चाहिए, एंड हू शुड प्ले? एंड कैप्टन अमित बरस, वो दैट आई विल नॉट बी एबल टू टेल, एनी गुड एक्टर कैन डू इट, बट यस, इम्पोर्टेंट, इट इज नॉट इम्पोर्टेंट कि कौन प्ले करे, इट इज इम्पोर्टेंट कि सौरभ कालिया स्टोरी शुड कम आउट, नो, टू, एंड इट शुड बी अ हाउस होल्ड स्टोरी, बिकॉज जो सौरभ के साथ हुआ है, वो अभी बुक रिलीज होएगी तो आजकल के बच्चे किताबें पढ़ते नहीं, तो उसकी कहानी घर घर तक पहुंचनी चाहिए, उसकी कहानी। और उसके सिर्फ सौरभ के साथ, उसके साथ अमित की कहानी भी आ जाती है, क्योंकि वो उसकी पेट्रोल को लेने गया था, तो हुँ, इनकी कहानी आना बहुत जरूरी है। ये एक कहानी है जो कि अगर कोई बनाना चाहे तो बना सकता है, और ये एक कहानी है जो हर बच्चे को जाननी चाहिए। अनफॉर्चुनेटली, ड्यू टू वट एवर रीजन्स, ना अमित को कोई अवार्ड मिला, ना सौरभ को मिला, इसीलिए शायद इतना हाउस होल्ड नेम नहीं है ये लोग। बट जो सेक्रीफाइस है सौरभ का, वो इट इज वन ऑफ इट्स ओन काइंड। ट्रू। इतना टॉर्चर करके किसी भी पीओडब्ल्यू को आज तक वापस नहीं किया गया, दैट टू आफ्टर 23-24 डेज ऑफ टॉर्चर। आपने सैम मानेकशॉ पर जो हाँ फ़िल्म जी, बनी हाँ थी जी, वो देखी? हाँ जी। हाउ डिड यू फाइंड? आई क्योंकि फाउंड आपके वेरी गुड, पिताजी भी आई उस फाउंड इट टू बी वेरी गुड एंड वेरी नाइस मूवी। एंड इसमें सी, सैम मानेकशॉ को जो पोर्ट्रे किया है वो सही किया है। इसमें सैम मानेकशॉ के पोर्ट्रे से ज्यादा इम्पोर्टेंट मैं ये सोचता हूँ कि आज की जनरेशन को एक मोटिवेशनल, इट इज एक मोटिवेशनल मूवी के तौर पे अगर वो मोटिवेट हो सके, क्योंकि इसमें बहुत अनुशासन के ऊपर दिखाया गया है कि व्हाट इज डिसिप्लिन, व्हाट इज लव फॉर योर कंट्री,
What is love for your organization? What is love for your men? What is love for your family? Everything. Sam Manekshaw has been a iconic figure for the Indian Army. Yes. So whether people know people know him, his nature cannot be No. something which is a small thing, but it is more important for these people to derive lessons out of this. कि किस तरह एक आदमी अपने देश के लिए कितना मोटिवेटेड है. Being a Parsi, he was being offered to go to Pakistan, but he said no, I will. मेरा सब कुछ इंडिया में है, तो मैं क्यों जाऊं? And he did not go, and he fought for his country. And then he led. आप देखिए जब इंदिरा गांधी उनको बोलती है कि सैम वी हैव टू अटैक नाउ, तो व्हाट ही सेज कि मैडम अभी नहीं हो सकता क्योंकि अभी बरसात आने वाली है, बरसात में हम बांग्लादेश में फंस जाएंगे, इसलिए बरसात के बाद इज द बेस्ट टाइम, विंटर्स में, क्योंकि चाइना की तरफ पासेस बंद हो चुके होंगे. सो दिस इज हाउ एज अ चीफ ही कुड टेल द प्राइम मिनिस्टर ऑन अ फेस कि no, it cannot be done. I am the one who decides because I am the one who knows about tactics. You are a prime minister, you can give decisions, but when to do it, I will tell you. एक थोड़ा This is what I want to tell you, that you can't take a foolish step which will lead to losses. yes. You have to take a step which will lead to gains, not to losses. ये मैं बोलना चाह रहा था कि आप ऐसा गलत डिसीजन नहीं ले सकते जिसमें आपको लॉसेस हो, आपके लोग मरे, आपको कुछ हासिल भी ना हो. जो जनरल मानेकशॉ ने किया, he took the right step. He said no, we will go in December, we will go after the winters, monsoons are over, and when the passes of Chinese passes closes, so that they cannot intervene. True. So this is what is leadership, this is what is foresight. फोरसाइट, करेक्ट. अच्छा, एक थोड़ा सा पॉलिटिक्स की तरफ लेके जा रही हूँ, सिर्फ आपका रिएक्शन चाहिए है. अटल जी के टाइम कारगिल हुआ था, ऑपरेशन सिंदूर मोदी जी के टाइम हुआ है. मैं इन दोनों को बहुत पसंद करती हूँ, मेरे पर्सनल फेवरेट हैं. आपको लगता है कि इनके बारे में व्हाट डू यू फील एज अ लीडर, और हमारे देश के ऐसे कौन से प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने आपको बहुत अट्रैक्ट किया, बहुत इंस्पायर किया, और आपको लगता है काश मेरे पास कोई छड़ी होती तो मैं उनको एक बार फिर से अपने देश का प्रधानमंत्री बना देता. देखिए, as far as leadership is concerned, अटल जी की leadership was very strong leadership. एंड अभी हम सब विटनेस है दैट मोदी जी की लीडरशिप भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग लीडरशिप है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग लीडरशिप है. और ये जो छोटे मोटे ये हिंदू मुसलमान वाले इश्यूज चलते रहते हैं, ये नीचे लेवल के लोग ज़्यादा कराते हैं. नीचे लेवल की मैं ये नहीं बोलूँगा कि उससे मुस्लिम्स कर रहे हैं, इट इज मे बी बोथ साइड्स आर डूइंग इट, बट दिस इज अ लोअर लेवल पीपल who will keep doing it, और वो चलता रहेगा. कोई भी लीडर बन जाए, ये छोटे मोटे मुद्दे चलते रहेंगे. बट ओवरऑल अगर आप देखिए द डायरेक्शन इन विच द कंट्री इज मूविंग, चाहे वो इकोनॉमिक हो, चाहे वो डेवलपमेंट हो, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे वो रिसर्च हो, चाहे वो आत्मनिर्भरता हो, हम बहुत आगे निकल चुके हैं, बहुत आगे निकल चुके हैं और एक अच्छे पथ पे चल चुके हैं. अगर आप रोड्स डेवलपमेंट देखो अंडर द लीडरशिप ऑफ द प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर मिस्टर गडकरी, इतने रोड्स तो कोई सोच भी नहीं सकता. 3 घंटे में आप शिरडी पहुंच सकते हैं. 3 hours. I have personally driven from my house in Thane to Shirdi temple in 3 hours. Exactly 3 hours. So डिफरेंस तो हो रहा है, डिफरेंस तो हो रहा है, वो दिखाई दे रहा है. छोटे छोटे जगहों में एरोप्लेन लैंड करते हैं. अभी बरेली जैसी छोटी जगह, नांदेड़ जैसी छोटी जगह, यू कैन फाइंड एयर कनेक्टिविटी जो पहले नहीं थी. ट्रेन्स, वंदे भारत में आप बैठ जाओ, अहमदाबाद 4 घंटे में पहुंच जाते हो. 4 hours में यू रीच अहमदाबाद एंड आराम से कंफर्टेबली बैठ के बीइंग लुक्ड आफ्टर. सो थिंग्स हैव चेंज्ड. अगर आप आज की तारीख में रेलवे स्टेशन में जाओ, छोटी सी चीज, आप जाके यू सी द क्लीनलीनेस, आप सफाई देखिए रेलवे स्टेशन की. ये सब छोटी छोटी चीजें मैटर करती हैं. अगर हमें चांद पे जाके लैंड करना है, तो साथ ही साथ हमें ये भी इंश्योर करना है कि हमारे यहाँ सफाई. सो जो सार्वजनिक जगह है, जैसे रेलवे स्टेशन हो या बस स्टैंड हो गया, यहाँ तो इनके कर्मचारी लोग साफ कर रहे हैं, बट इनके अलावा हमें अपने दिमाग को भी साफ करना है कि हम अपना कचरा बाहर ना फेंके. करेक्ट. कि मैं तो जा रहा हूँ और मैं रास्ते में कचरा फेंकते जाऊँ और मैं बोलूँ मोदी जी ने सफाई नहीं कराई या XYZ ने सफाई नहीं कराई, तो ये
ये तो कोई बात वी हैव टू ब्रिंग अ चेंज विद इन आवर ओन सेल्फ, अ कल्चरल चेंज। जैसे अभी आप बात कर रहे थे, इंदौर में लोग प्रभात फेरी करते हैं सुबह, और लोग खुद ही जाके साफ करने लगते हैं, बिकॉज वहाँ एक कल्चर हो गया है कि कल्चर मुझे मेरा शहर इस बार भी फर्स्ट आना चाहिए। एवरीबॉडी गेट्स एसोसिएटेड, एवरीबॉडी गेट्स। अगर आप इंदौर की हैं, अगर आप सराफा मार्केट में जाएंगे, तो वो जितने लोग वहां पे रात को खाना बेचते हैं, ठेले लगाते हैं, सब ने वहां एक बड़ा सा इसका डस्टबिन रखा हुआ है, जी। एंड एवरीबॉडी इज थ्रोइंग एवरी काइंड ऑफ ट्रैश इन दैट डस्टबिन ओनली। कोई बाहर नहीं फेंक रहा। और वो लोग जब रात को अपना ठेला बंद करते हैं, वो अपना ट्रैश भी ले जाते हैं और जाके म्यूनसिपैलिटी के वहां जहां भी डालना हो डाल देते हैं। दैट प्लेस इज एब्सोल्युटली स्प्रिकिंग स्पाइल्ड, क्योंकि वहां पे जितना रात को लोग फुटफॉल होता है और जितना वो ठेलों के खाने बनते हैं, अगर वहां लोग कचरा जमीन पे डालना शुरू करें, तो वो जगह 3 दिन में जाने लायक ही नहीं रहेगी, ट्रू। बिकॉज ये कल्चर आ गया है। तो वो एक कल्चरल चेंज हमारे दिमाग में लाना ज्यादा जरूरी है, ट्रू। चाहे वो सफाई के लिए हो, चाहे वो एनवायरनमेंट के लिए हो। अभी आप देखिए, हर कोई एनवायरनमेंट 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 बोलता रहता है, बट सॉरी टू से दैट वी ऑल आर यूजिंग प्लास्टिक। हाँ, या मतलब सॉरी टू पॉइंट इट आउट, बट वी आजकल आप 5 स्टार होटल्स में जाएंगे तो कहीं प्लास्टिक बॉटल्स नहीं यूज होती, हर जगह ग्लास की बॉटल्स यूज, ग्लास, हाँ, रिसाइक्लेबल ग्लास बॉटल्स, बिकॉज दैट इज अ स्टेप दे हैव टेकन। वी ऑल शुड टेक अ स्टेप। यस, मैं तो हर जगह बोलता हूँ कि एनवायरनमेंट का, वी शुड टेक केयर ऑफ द एनवायरनमेंट। अपना झोला लेके जाइए, सब्जी खरीदिए, सो दैट यू आर नॉट गेटिंग प्लास्टिक। हम सब लाते हैं, मैं भी लाता हूँ, क्योंकि वो हमारे जहन में बैठ चुका है कि ठीक है, ऑफिस से जाता हूँ खरीद लूंगा, बैग लाना भूल गया। वो जिस दिन होगा कि नहीं बैग लाना भूल गया हूँ तो नहीं खरीदूंगा, बैग लेके आऊंगा तभी खरीदूंगा, दैट कल्चर हैज टू कम। ट्रू। So that we should understand, and वो पॉलिटिकल लीडरशिप हमें सिर्फ डायरेक्शन दिखा सकती है, बट कुछ तो इम्प्लीमेंटेशन करना हमें हमें है। आज 2025 में बैठकर आपके बस में होता तो क्या आप कारगिल वॉर रोक सकते हैं? देखिए, कारगिल वॉर रोकना हमारे हाथ में नहीं है, क्योंकि हमने नहीं शुरू किया है। कारगिल वॉर रोकना पाकिस्तान के हाथ में है। कोई भी फ्यूचर वॉर रोकना, बिकॉज वी नेवर इनिशिएट अ वॉर। इंडिया ने आज तक कभी कोई वॉर नहीं इनिशिएट किया, चाहे वो 1971 की लड़ाई हो, चाहे वो 1962 की हो विद चाइना, चाहे वो 1947 की हो जब पाकिस्तान की कबायली आ गए थे, चाहे वो 1965 की हो जब अगेन पाकिस्तान के ग्रुप्स आ गए थे। हमने आज तक कभी वॉर नहीं शुरू किया। इट्स ऑलवेज विच इज वी हैव बीन थर्स्ट अपॉन विद अ वॉर बाय पाकिस्तान। तो अगर वो हम पे वॉर थोपते हैं तो हम उसका जवाब देंगे। जवाब देना है। हम एज वी इंडियंस आर वेरी पीसफुल, पीस लविंग पीपल, पीस लविंग पीपल, गॉड फियरिंग पीपल, बट अगर हमारे को कोई छेड़ेगा तो हम उल्टा जवाब देंगे। तो कोई भी नहीं कह सकता कि लड़ाई नहीं होगी, बिकॉज इट ऑल डिपेंड्स ऑन आवर नेबर्स, एंड आवर नेबर्स हैव गॉट, वहां पे जब भी कोई तनाव होता है, कोई दबाव होता है, तो वो अपने देश के तनाव दबाव को रिलीज करने के लिए वो इंडिया के साथ कोई ना कोई छोटा मोटा जंग छेड़ देते हैं, ताकि उनका अंदरी जो दबाव चल रहा है वो रिलीज हो जाए। तो ये फ्यूचर में भी इसकी कोई गारंटी नहीं ले सकता कि पाकिस्तान के साथ वॉर नहीं होगा। इस जन्म में तो आपने जो किया वो बहुत तारीफ के लायक है। मैं ही बोल रही हूँ, मुझे आपसे बात करने में ऐसा लगता है बहुत सारे सवाल पूछूं। एक लास्ट सवाल, जिंदगी में फिर भगवान ने आपको जिंदगी दी, फिर इस दुनिया में भेजा, तो किस देश में जन्म लेना चाहेंगे और क्या काम करना चाहेंगे? मुझे अगर दोबारा इंसान बन के जन्म लेने का मौका लगा तो मैं फिर से भारत माता की गोद में पैदा होना चाहूंगा, और मैं फिर से फौज ज्वाइन करना चाहूंगा, और मैं फिर से अपनी यूनिट में जाना चाहूंगा, और मैं फिर से वही सब करना चाहूंगा जो मैंने किया है। अभी लोग बोलेंगे आपने अवकाश क्यों ले लिया अगर फौज में रहने का इतना ही शौक था? मैंने अवकाश इसलिए लिया क्योंकि मेरा वो जो एडवेंचर पार्ट ऑफ लाइफ था, वो सर्विस मेरी पूरी हो चुकी थी। इसके बाद अगर मैं नौकरी करता रहता तो मैं डेस्क जॉब पे जाता रहता। तो सिंस मैं बचपन से, जब से पैदा हुआ हूँ तब से लेके 42-43 साल की उम्र तक फौज के अलावा मैंने कुछ देखा नहीं था, तो मैं थोड़ा सिविलियन साइड ऑफ लाइफ भी देखना चाहता था, जस्ट टू अंडरस्टैंड हाउ सिविल वर्ल्ड फंक्शंस। हाँ, अब जिनके लिए लड़ रहे हैं वो है वो कैसे? कैसे, सो इसलिए मैंने अवकाश लिया। अदरवाइज आज की तारीख में भी अगर मेरी उम्र कम सा हो सकती है और मैं वापस 20 साल का हो सकता हूँ, तो मैं फिर फौज में जाना चाहूंगा।
वाह! ब्यूटीफुल। अ, सीरियसली बहुत इमोशनल बात आप कह रहे हैं, क्योंकि अगर मैं भी 20 साल की हो जाऊँगी तो मैं एक बार फिर से एसएसबी ट्राई करूँगी और पास करके कोशिश करूँगी। हालाँकि बनूँगी जर्नलिस्ट ही। Hmm. बट दैट टॉट यू अ लॉट, दैट टीचेस एवरीबॉडी अ लॉट। Yeah, every day you learn a new lesson. Every day you learn lessons of leadership. Every day you learn lessons of camaraderie. Every day you learn something or the other. मतलब फौज में इतना कुछ सीखने को मिलता है ना कि एक एक एज एन ऑफिसर यू इवन लर्न टू हाउ हाउ टू मेक अ रोटी, क्योंकि जरूरत है। ज़रूर। एंड वहाँ फौज में इतने एक विचित्र ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे एज एन ऑफिसर वो आपको यू लर्न फ्रॉम मेकिंग अ रोटी टू राइडिंग अ टैंक। आपको मैं बताना चाहूंगा, आपको अचंभित होगा कि फील्ड एरिया में जब हम छोटी छोटी टुकड़ियों में रहते हैं तो कुक नहीं होते, इतने सारे कुक नहीं हो सकते ना, अलग अलग डिपार्टमेंट से इतने लोग हैं, तो वहाँ जवान ही खाना बनाते हैं कई जगह। तो बोतल बोतल हाँ। बोतल से रोटी बेच, ले क्योंकि बेलन इतने बेलन शायद होंगे नहीं, या हो इनोवेशन इनोवेशन फौज में जितना इनोवेशन होता है ना कहीं नहीं होता, कहीं नहीं होता, इतना इनोवेशन होता है फौज में। मतलब छोटी छोटी चीज को अब किसी के दिमाग में भी आ सकता है कि बोतल से बेलन का काम कर ले, हो जाता है। तो देयर इज सो मच ऑफ इनोवेशन इन द आर्मी, यू लर्न। अब हम लोग क्या करते थे, वो हाई ऑल्टीट्यूड एरिया में नमकीन खाने का मन करता था, तो मैगी मैगी को फ्राई कर लेते, मैगी को फ्राई करके उसका उसका चूरा बना लिया, हाँ। पापड़ को फ्राई कर रोस्ट कर लिया, उसका चूरा उसमें मिला दिया, उसमें थोड़ा काजू डाल दिया, थोड़ा किशमिश डाल दिया, और उसी में टेस्ट मेकर डाल दिया, थोड़ा चीनी पाउडर डाल के उसको मिक्स कर दिया, वो नमकीन बन जाता था। ओह वाह! जाट रेजिमेंट में जाट्स आर वेरी फॉन्ड ऑफ स्वीट्स, मीठा खाने के बहुत शौकीन होते हैं। अच्छा। तो वो लोग मैगी नहीं लेते थे, मैगी का टेस्ट मेकर फेंक डाल के तड़के में डाल देते थे और मैगी की खीर बना लेते थे। अब आपने सुना है कभी मैगी की खीर? अब वो मैगी की खीर बनाओगे तो सेवई की तरह बन जाता था। एंड फौज में पहले जमाने में जब ये फ्रूटी श्रूटी नहीं होता था तो जैम पानी यूज्ड टू बी वेरी फेमस। गर्म पानी में आप जैम डाल के उसको मिक्स कर दो तो वो जैम पानी बन जाता है, इट बिकम द जूस। सो इनोवेशन, फौज में इनोवेशन का कोई नोबडी कैन बीट। हमारे को लेटर्स मिलते थे लेटर्स लिखने के लिए, फोर्सेस रिक्वेस्ट, लेटर्स, आप घर पे लेटर देखो, हाँ। तो गम नहीं है तो जैम से लेटर चिपक रहे। तो कैन यू इमेजिन, मैं जाट रेजिमेंट का हूँ, जब मैं यंग था तो हम फायरिंग प्रैक्टिस में जाते थे, तो वहाँ पे एक ट्रेडिशन है कि जब भी आप फायरिंग वगैरह आउटडोर्स में करते हो तो हलवा बनाते हो, एंड वो घर से घी लाते हैं, देसी घी, और वो हलवा बनाते हैं, हलवा खाते हैं। तो हम 10-15 लोग थे, तो खूब सारा हलवा बनाया देसी घी का, हमने खा लिया, बच गया खूब सारा। तो मैंने एक जेसीओ को बोला कि साहब इतना हलवा बच गया, इतना ज्यादा बनाएंगे, इसका क्या करोगे? क्या साहब कोई बात नहीं, ये हलवा बच गया, ये टारगेट चिपकाने के काम आ जाएगा। तो वो हलवे से टारगेट टारगेट प्रैक्टिस हो रही है। तो वो टीने पे वो गम लगा के वो पेपर का वो टारगेट चिपकाते हैं, अलग अलग किस्म के टारगेट होते हैं, फिगर 11, फिगर 12, तो वो हलवा गम की जगह हलवा लगा के टारगेट चिपक रहा है। तो इतना इनोवेशन और कहाँ आएगा? सो दिस इज द अमाउंट ऑफ इनोवेशन इज देयर इन द आर्मी। बहुत इनोवेटिव होते हैं, बहुत ज्यादा इनोवेटिव होते हैं। मतलब जो फील्ड एरियाज में जो टीन काटते हैं हम हाँ। राशन के लिए, वो टीन भी नहीं फेंकते, वो टीन जाके वो सामने झाड़ियों में लगा देते हैं कि उसके अंदर वो पत्थर उत्थर डाल के कि अगर कोई मूवमेंट होगा तो वो टीन हिलेगा तो आवाज आएगी। आवाज आएगी। तो मतलब बहुत इनोवेशन है, बहुत ज्यादा इनोवेशन है, हर चीज में इनोवेशन, हर चीज में इनोवेशन है। इनोवेशन में तो फौज को कोई बीट नहीं कर सकता, छोटी छोटी चीजों में इनोवेशन, और भी हजारों चीज, हज, हजारों हजारों प्रॉब्लम्स के इनोवेशन। और कहीं भी जाते हैं एडजस्टमेंट तो हमारे खून में है। जैसे मैं असम में मेरी यूनिट डिप्लॉयड थी, तो एक तिनसुकिया के नॉर्थ में
एक जंगल है जिस डिब्रू साइखोवा रिजर्व फॉरेस्ट बोलते हैं उसको। इट्स अ ह्यूज फॉरेस्ट एंड ये एक एक ऐसा फॉरेस्ट है जो कि रिवर आइलैंड है। अच्छा। इसके साउथ से भी नदी निकल रही है और नॉर्थ से भी नदी निकल रही है और ये नदी के बीच में एक आइलैंड है। तो मेरी कंपनी वहाँ पे डिप्लॉयड थी। हम लोग उल्फा मिलिटेंट्स को लड़ रहे थे। तो मेरी कंपनी वहाँ पे बोट्स होते हैं, बड़े-बड़े बोट्स, उसको डुगडुगी बोलते हैं। तो हमने 3 डुगडुगी रिक्विजिशन किया था डीसी से और 3 डुगडुगियों में मेरी कंपनी रहती थी। अच्छा। 3 महीने मैं उन बोट्स पे रहूँ, मैं और मेरी पूरी कंपनी। तो हम लोग बस किसी किनारे में लगा देते थे, वहीं पे अपना खाना-वाना बना लेते थे, पेट्रोलिंग-वेट्रोलिंग के लिए चले जाते थे, फिर रात को आके बोट्स में रहते थे। अगले दिन बोट कहीं और मूव कर लेते थे। तो हम 2-3 महीने उसमें रहे हैं और कोई दिक्कत नहीं। पानी सिर्फ पानी हमारे लिए आ जाता था सप्लाई के थ्रू और खाने के राशन की सप्लाई आती थी। बट बाकी हम नदी के पानी में ही नहाए धोए 3 महीने 3 मंथ्स 3 मंथ्स वहाँ जो मछली पकड़ने वाले आते थे वो हमें कई बार मछली दे देते थे। हम उन्हें थोड़ा बहुत चाय वाय पिला देते थे। तो जाटों ने मछली खानी भी सीख ली। कोई कई बार हाँ। सब्जी आने में टाइम लग रहा है बिकॉज ऑफ डिसरप्शंस, बिकॉज ऑफ रेनफॉल, बिकॉज ऑफ वेरियस अदर रीजंस। तो कुछ तो खाना है, तो दे लर्नड हाउ टू ईट फिश आल्सो। वाह! दिस इज इनोवेशन। वो आदमी 2 महीने बाद वापस जाएगा जब नॉर्मल जगह में तो छोड़ देगा, बट अभी जरूरत है। हुँ, इट इज अ रिक्वायरमेंट, ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट कि कुछ तो खाना है। कुछ तो भूखे तो मर नहीं सकते, तो मछली खा रहे हैं, चावल मछली, जो कि रोटी छोड़ के खाता नहीं। हाँ, सो दिस इज इनोवेशन। हाँ, यहाँ कोई रिलीजन नहीं आ रहा, यहाँ एक फौजी जरूरत आ रही है। ज़रूरत है। हुँ, दिस इज अडेप्टेबिलिटी। सो जो फौज जिस तरीके से अडेप्ट करती है या फौज के लोग जिस तरीके से अडेप्ट करते हैं वो कोई नहीं कर सकता। नोबडी कैन डू। छोटी छोटी चीजों में इनोवेशन। बाप रे! अ, इतनी सारी बातें सुनने में इतना मज़ा आ रहा है। थैंक्स अ लॉट आपने इतना टाइम दिया। मैं खुद बहुत इमोशनल हो रही थी, कहीं मुझे भी गुस्सा आ रहा था। अभी आपकी बातों से हँस रही हूँ। कभी किसी माँ की याद आई, कभी किसी पिता का साया दिखाई दिया। तो इस पूरी इमोशनल जर्नी में मुझे भी शामिल करने के लिए आपका बहुत-बहुत थैंक धन्यवाद। यू सो मच, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। तो ये है कर्नल राजीव घोष जो फ़ौज की उन छोटी-छोटी चीज़ों को आपके सामने लेकर आ रहे हैं जो हमने कभी सोची भी नहीं थी। ऐसी ही इंस्पिरेशनल, इंटरेस्टिंग और अमेजिंग स्टोरीज़ के लिए आप बने रहिए हमारे पॉडकास्ट मेरी सहेली के पॉडकास्ट पर। और जी हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। रूना आशीष की तरफ से धन्यवाद।